डेट है आज की 5 जुलाई 2025 और स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की ओर। हमारा जो पहला आर्टिकल है ना, देखो हमने कल डिस्कशन नहीं किया था, बट जो में वो आर्टिकल कल बचे थे वो सारे आज डिस्कस, मतलब आज है, कल है, परसों, ऐसे ऐसे करके वो सारे आर्टिकल डिस्कस करवा दूंगा। आपके कुछ भी बाकी नहीं छोड़ूंगा, है ना। कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, तो आज आपकी क्लास ज़रूर हो जाएगी। वेरी गुड मॉर्निंग। तो आपकी क्लास है वो आज कंप्लीट जरूर करवा देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलते हैं पहले आर्टिकल की ओर। पहला आर्टिकल क्या है? पहला आर्टिकल है भारत के नए आपराधिक कानून के बारे में। आप सभी को पता है कि भारत में जो क्रिमिनल लॉ थे ना, क्रिमिनल लॉ, उसमें अमेंडमेंट किया गया था, उसमें चेंजेस किया गया था। पहले जो CR और IPC थे उनमें बदलाव करके नए कानून देखने को मिले थे। मुस्कान जी वेरी गुड मॉर्निंग। तो हमें ये नए कानून देखने को मिले थे। अब इसके बारे में बात की जा रही है कि इसको 1 साल कंप्लीट हो चुका है, तो अब इनमें क्या क्या फ़र्क देखने को मिला, क्या फ़ायदे देखने को मिले हैं, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें कि पहले कौन से कानून थे, तो पहले देखो IPC था। IPC 1860 का था। इसमें परिवर्तन क्यों किया गया था? क्योंकि बहुत पुराना था, 1860 में लाया गया था, अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। अभी क्या चल रहा है? 2025 चल रहा है। ये आज के टाइम के अकॉर्डिंग रेलेवेंट थे नहीं, कानून बहुत पुराने थे, आज के टाइम के अकॉर्डिंग रेलेवेंट नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात है ये अंग्रेजों द्वारा लाए गए थे, इसके जो प्रावधान थे वो भी उसके अकॉर्डिंग थे, इसके लिए भी इसमें चेंजेस करना जरूरी था। तीसरी बात है अब ऐसे कुछ क्राइम देखने को मिल जाते हैं जो इसमें काउंट नहीं होते, जैसे कि आप देख लो साइबर क्राइम होने लग गए हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार के क्राइम होने लग गए जो यहाँ पर काउंट नहीं होते हैं। इस वजह से भी नए कानून लाने जरूरी थे, तो इसके लिए लेके आ गए थे। जहाँ पर IPC था, इंडियन पिनल कोड था, इंडियन पिनल कोड था, उसके स्थान पे हम लेके आ गए थे भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता पहले क्या था? पहले इंडियन पिनल कोड था, उसके स्थान पे हम नया कानून लेके आए थे, उसका नाम दिया गया भारतीय न्याय संहिता। सेकंड CRPC 1973 का था, इसके स्थान पे हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS लेके आए। ठीक है, तीसरा कौन सा था? तीसरा था इंडियन एविडेंस एक्ट था 1872 का, इसके स्थान पे हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA लेके आए। तीनों मैं आपको बता देता हूँ। पहले थे IPC 1860, इसके स्थान पे कौन सा आया? BNS। देखो याद करने की कोशिश करो, ये जो बता रहा हूँ इसको ध्यान से देखना और याद करने की कोशिश करना। पहले कौन सा था? इंडियन पिनल कोड 1860 का था। इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह क्या आया है? भारतीय न्याय संहिता आया है। इंडियन पिनल कोड की जगह क्या आया है? भारतीय न्याय संहिता। या तो कहीं लिख दो या जोर से बोलो या रटने की कोशिश करो। पहला है इंडियन पिनल कोड 1860 का, उसके स्थान पे क्या है? BNS भारतीय न्याय संहिता। रट लिया? जोर से बोला होगा, मैं होप कर रहा हूँ कि आपने जोर से चिल्लाया होगा या कहीं पर लिखा होगा। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। दूसरा क्या था? दूसरा हमारा था इंडियन पिनल कोड के बाद में CRPC 1973। अब ये भले याद मत रखो, CRPC याद रखना। इसके स्थान पर क्या है? इसके स्थान पर BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आया है। पहला है इंडियन पिनल कोड 1860, उसकी जगह BNS भारतीय न्याय संहिता। दूसरा CRPC, उसके स्थान पर BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आया। तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, उसकी जगह आया साक्ष्य अधिनियम। मतलब इसका तो जस्ट यही किया गया, नाम परिवर्तन कर दिया, ये इंग्लिश में था उसकी जगह हिंदी कर दिया। तीनों के तीनों जोर से या तो बोलो या लिखो। IPC की जगह आया है भारतीय न्याय संहिता, CRPC की जगह आया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और लास्ट में है इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया है। तीनों आ गए, तीनों याद रह जाएंगे, भूलोगे तो नहीं? नहीं भूलेंगे, हमें पता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, तो भूलने का तो सवाल ही नहीं है। IAS बनने वाले तो IAS छोटी छोटी बातें नहीं भूलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब ये चर्चा में क्यों 1 साल पूरा हो गया है? ठीक है, इस वजह से चर्चा में है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, और फिर एविडेंस की जगह साक्ष्य कर दो, वो तो खाली हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया, उसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं चलाया गया है। नेक्स्ट है कि इनमें क्या क्या सुधार था, क्या फ़ायदा देखने को मिला। तो सबसे पहले ई साक्ष्य समन, यहाँ पे क्या बात की जा रही है? ये जो पूरा पैराग्राफ है ना, इतना सारा, यहाँ पे ये बात की जा रही है
कि ये जो प्रावधान लाए गए थे यहाँ पर क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, क्या नुकसान हुए, इसके बारे में बात की जा रही है। जैसे कि ई साक्ष्य, ई समन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप से आप है ना जो भी आपको देने होंगे, क्या मतलब सबूत देने होते हैं, सबूत देने होते आप वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से दे सकते हो, इसे कहा जाता है ई साक्ष्य। समन मतलब किसी को अरेस्ट वगैरह नोटिस वगैरह भेजना है तो आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऑनलाइन भेज सकते हो। यहाँ पर ये बात की गई है, तो इसे 11 राज्यों के द्वारा अपनाया गया है, सिंपल सी बात की गई है। साथ ही साथ में आपने देखा होगा कि कोर्ट में जो सुनवाई है वो भी अब वर्चुअली होने लगी है, कोर्ट में जो सुनवाई है वो भी वर्चुअली होने लगी है, इसके बारे में बात की गई है। फिर CCTNS नेटवर्क, ये क्या होता है, ये CCTV कैमरे लगाए गए हैं, ऑनलाइन नेटवर्क स्थापित किया गया, इतने सारे कैमरे, नॉट सो इम्पोर्टेंट। यहाँ पे प्रशिक्षण और क्षमता की बात की गई है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। तो ये पूरा पूरा जो पैराग्राफ लिखा गया है ना, इसमें क्या क्या बातें लिखी है, इसमें सिंपल सी बातें लिखी है कि ये जो नए कानून आए हैं इसमें क्या किन किन चीज़ों का जिक्र किया गया है, ये जो नए कानून आए हैं इनमें किन किन बातों की जिक्र किया गया है, क्या क्या काम किए गए हैं, ये सारा इसमें लिखा गया है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत ज़्यादा डेटा वगैरह दे रखे हैं जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काम का नहीं है, बहुत छोटा छोटा माइन्यूट सा डेटा दे रखा है, और इतना डेटा हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है, और इतना याद रहेगा भी नहीं। अब मैं ट्रस्ट कर लो मेरा, नहीं रहेगा आपको याद, ठीक है। कानूनी महत्वपूर्ण क्या है, नए प्रावधान क्या जोड़े गए हैं, नॉट सो इम्पोर्टेंट। क्या बातें की गई यहाँ पे बातें आपको सिंपल बताऊँ, FIR है, आप कहीं से भी वो करवा सकते हो। पहले क्या होता था, आपके साथ में जहाँ क्राइम हुआ है, मान लीजिए आप मुंबई के किसी स्थान पे रह रहे हो तो वहाँ पर ही आप FIR वो करवा सकते हो, FIR है वो वहीं पे करवा सकते हो, कहीं जाके और जाके नहीं करवा सकते हो। अब जीरो FIR का सिस्टम आ गया है। जीरो FIR में क्या होता है, आपके साथ में क्राइम अगर मुंबई में हुआ है आप दिल्ली से भी FIR करवा सकते हो, ये है जीरो FIR का सिस्टम। तो इस चीज़ को याद रखना, जीरो FIR का सिस्टम क्या है कि आप FIR कहीं से भी करवा सकते हो, ठीक है। यही बात की, बाकी सारी चीज़ें काम की है नहीं, इसमें ओनली एक ही पॉइंट काम का था, ये भी नहीं था, बस इतना सा आपको तो याद भी होगा जीरो FIR क्या होता है, ये ऑलमोस्ट आपको याद भी होगा। जीरो FIR मतलब आप कहीं से भी FIR करवा सकते हो, कहीं से भी FIR है वो करवा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या चैलेंजेज है, सिंपल बात है, कुछ भी याद नहीं रखना है, ओनली ये जो आर्टिकल था ना पूरा पूरा आर्टिकल, इसमें क्या चीज़ याद रखनी थी, कौन कौन से नए पहले प्रावधान थे और कौन कौन से नए प्रावधान हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इसको याद नहीं रखना, इसका देखो कारण क्या है, ये जो आर्टिकल है ना इसमें ऐसे डेटा यूज किए गए हैं जो अगर आप मेंस में लिखना भी चाहो ना तो उस समय याद नहीं रहेंगे। इसमें जो डेटा दे रखा है वो मेंस में आपको याद ही नहीं रहेगा। तो अगर मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नए जो कानून लाए गए हैं क्यों लाए गए हैं, क्या खासियत है उसकी, क्या फ़ायदे होंगे इसके, क्या नुकसान, अगर इसके बारे में कुछ लिखना भी है ना तो ये जो डेटा दे रखा है इससे आप लिख भी नहीं पाओगे, ये फालतू का आर्टिकल में डेटा दे रखा था, तो इसलिए इसको डिस्कस नहीं किया हमने। अच्छा सा कोई आर्टिकल आएगा जिसमें डिटेल में बातें की गई होगी तो हम जिक्र उसके बारे में वैसे भी कर लेंगे, और टॉपिक भी अलग से हैं तो वहाँ पे डिस्कशन हो ही जाता है, तो वहाँ पे प्री मेंस सब कुछ कवर हो ही जाता है, ठीक है। इस वजह से हमने बेसिक डिटेल मतलब देखिए, बाकी फालतू की डिटेल को नहीं देखा हमने ठीक है जी। तो जब आप पढ़ो नोट्स बनाओ तो भी फालतू की डिटेल यहाँ पे लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है, ओके। नेक्स्ट है साइट के बारे में साइट क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संकटग्रस्त जो वन्य जीव होते हैं ना और पौधों के संरक्षण की बात करता है। मतलब क्या है, मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है किस चीज़ का, संकटग्रस्त वन्य जीवों का और पौधों का। संकटग्रस्त मतलब जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो या फिर इंडेंजर्ड स्पीसीज हो, उनका जो ट्रेड होता है या पौधों का ट्रेड होता है उसको संरक्षण देने के लिए एक समझौता किया गया है। आपको मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि साइट होता क्या है। सिंपल भाषा में बात करूँ तो क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब इंटरनेशनल की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पौधे मान लो, जैसे कि भारत में बात करें चंदन, तो चंदन की लकड़ी है काफ़ी फेमस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके यूज केस होते हैं, इस वजह से चंदन की लकड़ी का बड़ी मात्रा में ट्रेड होता है। अब ये जो ट्रेड है ना इसकी वजह से नुकसान भी होता है। क्या नुकसान होता है कि जो लकड़ी है वो काटी जा रही है लगातार, एक टाइम के बाद में ये लकड़ियाँ ख़त्म हो जाएगी, एक टाइम के बाद में। क्लास रुक रही है क्या, क्लास चल रही है यार, रुक तो नहीं रही है।
रुक नहीं रही, कहाँ रुक रही है? हेलो हेलो हेलो, रुक रही है क्या? कोई एक बार कंफर्म करेगा, रुक रही है क्या? नहीं यार, रुक तो नहीं रही। कोई एक बार कंफर्म करेगा क्लास रुकी है, स्टॉप हो गई है? हेलो, वॉइस कट रही है आपकी। अच्छा, वॉइस कट रही है क्या मेरी? एक बार आप रिफ्रेश कीजिए, आप बैग जाके वापस आइए, हो सकता है कोई दिक्कत आ रही हो। नहीं नहीं नहीं, रुक रही है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके ओके, रीचा जी आपकी दिक्कत आ रही है, एक बार आप है ना एक बार वापस जाके आइए, है ना, हो सकता है आपकी कोई दिक्कत आ रही हो, इंटरनेट की कोई दिक्कत हो। ओके ओके, है ना। थैंक यू मुस्कान जी, थैंक यू। संध्या जी वेरी गुड मॉर्निंग। विकास जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ओके थैंक यू, है ना। चलो ठीक है, तो क्या बात कर रहे थे हम? ये बात कर रहे थे जो ये स्पीसीज होती हैं, अलग अलग प्रजातियाँ होती है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इनकी क्या होती है? लोग तो आपको पता है लालची है, लोग लालची है। हाँ, इनके नेट में प्रॉब्लम हो। तो लोग है ना लालची है, आप सबको पता है। लालची है तो वो क्या करते हैं, जैसे आप मान लो हाथी दांत, मान लो हाथी दांत का बहुत बड़ी मात्रा में ट्रेड होता है, इसकी वजह से हाथियों को मारा जाता है। साथ ही साथ में चंदन की लकड़ी का ट्रेड होता है, तो इस चंदन की पेड़ों को काटा जाता है। तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये भारत में भी देखने को मिलती है, अलग अलग देश में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसकी वजह से क्या है, एक टाइम के बाद में ये सारी जो प्रजातियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएगी। अगर इनको रोका नहीं गया तो एक टाइम के बाद में ये सारी प्रजातियाँ वो ख़त्म हो जाएगी। तो अब इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए है ना, आप एक चीज़ कर सकते हो। क्या चीज़ कर सकते हो कि भाई इनकी जो ये ट्रेड वगैरह होता है, इनका जो ये व्यापार होता है, इस पर रोक लगा दो। तभी इनको रोका जा सकता है। इसका जो व्यापार होता है उसको रोक लगा दो। अब व्यापार पे रोक कैसे लगा सकते हैं? इसके लिए हमने एक समझौता किया। इसके लिए पूरे विश्व ने मिलकर, काफ़ी सारे देशों ने मिलकर एक समझौता किया, और उस समझौते का हमने नाम दिया था साइट्स। अब ये साइट का नाम याद रखना, साइट क्या काम करती है। साइट में देख लो, हमने पेड़ पौधों के बारे में बात की है, पेड़ पौधों के बारे में बात की है, हमने प्रजातियों के बारे में, प्रजाति मतलब जीव के बारे में, जंतुओं के बारे में, पक्षियों के बारे में, इन सब के बारे में बात की है। जीव जंतु पक्षी सब के बारे में हमने बात की, और साथ ही साथ में पेड़ पौधों के बारे में बात की। तो अगर किसी भी प्रकार की प्रजाति, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे मनुष्य हो, मनुष्य तो क्या ही ट्रैफिकिंग में आएगा, वैसे तो होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बट उसके लिए अलग से है। तो यहाँ पे पेड़ पौधे प्रजातियाँ, और साथ ही साथ में किसके लिए, ये जो जीव जंतु होते हैं उनके व्यापार को रोकने के लिए, उनके ट्रेड को रोकने के लिए क्या किया गया है, एक समझौता किया गया है। इस समझौते का नाम दिया गया साइट। इस समझौते का नाम क्या दिया जाए, साइट। स्पेलिंग साइट की होगी CITES, ये स्पेलिंग होगी साइट की। तो इस साइट का आप नाम याद रखना। अगर प्रीलिम में UPSC के, PCS के या कहीं पर भी क्वेश्चन पूछा जाए कि साइट है वो क्या है, तो साइट है एक समझौता, एक कन्वेंशन है जिसमें प्रजातियों का जो व्यापार होता है उस पर रोक लगाई जाती है। जो भी स्पीसीज होती है उनका इलीगली ट्रेड होता है, उस पर रोक लगाई जाती है साइट कन्वेंशन के तहत। तो आपको साइट के बारे में ये इन्फॉर्मेशन याद रहेगी। अभी ये चर्चा में क्यों है, यहाँ पे देखो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संकटग्रस्त प्रजातियां, संकटग्रस्त का मतलब होता है इंडेंजर्ड, मतलब वो खतरे में है। ऐसी प्रजातियां जिनकी संख्या बहुत कम बची है, वो खतरे में है, वो कभी भी खत्म हो सकती है। तो ऐसी प्रजातियों को बचाने के लिए एक कन्वेंशन किया गया है जिसका नाम है साइट। प्रजातियों में वन्य जीव भी है और साथ साथ में पेड़ पौधे भी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अभी चर्चा में इस वजह से है कि इसे 50 वर्ष है वो पूरे हो चुके हैं। UPSC है ना, आज मैं पढ़ा रहा हूँ, प्रीलिम का एग्जाम हो तब इससे क्वेश्चन आएगी, तब आप मेरी बात याद रखना, इससे क्वेश्चन आएगा। UPSC के ऐसे टॉपिक फेवरेट हो जाते हैं जिसको 50 वर्ष हुए हो, जिसको 100 वर्ष होते हो। जब ऐसे कुछ 100 वर्ष, 50 वर्ष, 75 वर्ष ऐसे कंप्लीट हो जाते हैं ना, 75 ईयर, तब UPSC क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इस बात को याद रखना, जब ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, उसको 50 वर्ष कंप्लीट हो रहे हो, 75 ईयर कंप्लीट हो रहे हो, जैसे कि भारत को आज़ादी को 75 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं, गांधी जी को मरे हुए मतलब इतने वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं, उनके जन्म को इतने वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं, ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन हो उनको याद कर लो, क्योंकि UPSC ऐसे टॉपिक पर डेफिनेटली क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, फिर एग्जाम सेंटर में बैठोगे तब मेरी बात को याद जरूर करना।
कि कहा तो सही था, तो मैं सही कहता हूँ, पर ध्यान से सुनना, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं कि इसे 50 वर्ष है वो कंप्लीट भी हो चुके हैं, इस वजह से ये चर्चा में है। सबसे पहले क्या हुआ था, 1963 में बैठक हुई थी, किसकी, IUCN की हुई थी। तो सर एक बात बताइए, आप तो कह रहे थे कि IUCN की स्थापना भी वो बाद में हुई थी, तो यहाँ पे IUCN की बैठक है, IUCN की जो मैंने स्थापना के बारे में कब बताया था कि 1980s में हुई थी, तो यहाँ पे IUCN की बैठक हो कैसे हो सकती है, IUCN की स्थापना बाद में हुई थी। चर्चा तो पहले से ही चल रही थी, नहीं भाई कैसे भी करके इनको बचाना है, तो चर्चा तो पहले से ही चल रही थी। तो इनकी जो चर्चा चल रही थी उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि इसकी चर्चा चल रही थी। क्या चर्चा चल रही थी, चर्चा यही चल रही थी कि जो भी प्रजातियाँ होती हैं वो एक टाइम के बाद में नष्ट हो जाएगी, उनको बचाने के लिए, ठीक है, उनको कंजर्व करने के लिए हमें ये करने की आवश्यकता है। क्या करने की आवश्यकता है, हमें ये करना होगा कि इनकी जो ट्रेड वगैरह होता है उस पर रोक लगा दो। ये यहाँ पे बात होना 1963 में याद हो गई थी। क्या ये लाइन आपको याद रखनी है, क्या यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछेगा, नहीं रखनी इस लाइन को याद, इस लाइन को याद नहीं रखना है, मिटा देना है। ये जस्ट मैं आपको बैकग्राउंड बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दूसरी लाइन है 1975 में ये समझौता है वो प्रभाव में आया। क्या इस लाइन को याद रखना है, बिल्कुल याद रखना। साइट कन्वेंशन है वो कब हुई थी, 1975 में, 1975 में हुई थी। एक बार आंखें बंद करो, जोर से चिल्ला के बोलो, साइट कन्वेंशन कब हुई थी, 1975 में। जोर से बोलो एक बार, चिल्ला के, जितने जोर से बोल सकते इतने जोर से बोलो, साइट कन्वेंशन कब हुई थी, 1975 में हुई थी। बोलो जोर से, एक बार जोर से चिल्लाओ, साइट कन्वेंशन कब हुई थी, 1975 में हुई थी। 1975 में साइट कन्वेंशन हुआ था। भारत क्या इसका मेंबर है, यस, 1976 में भारत इसका मेंबर बन गया था, करेक्ट मुस्कान जी। भारत इसका मेंबर कब बन गया था, 1976 में। फिर से जोर से बोलो, क्या भारत इसका मेंबर है, बोलो यस भारत इसका मेंबर है, बोलो यस भारत इसका मेंबर है। कब बना था, 1976 में। क्या ये डेट याद रखने की आवश्यकता है, ये डेट तो याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, परंतु इतनी बात याद रखना, भारत है वो साइट का मेंबर है। यूपीएससी की प्रीलिम के एग्जाम में बैठे हो, एग्जाम हॉल में बैठे हो, चारों ओर आपके लड़के बैठे हैं, ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट बैठे हैं, अब वहाँ पे क्वेश्चन आ गया, साइट समझौते के बारे में बताओ, क्या भारत इसका मेंबर है, क्या भारत इसका मेंबर है। तब जोर से चिल्ला के बोलना कि भाई यस भारत इसका मेंबर है। आवाज़ जानी चाहिए आपके यूपीएससी के एग्जामिनर तक, ताकि एग्जामिनर आपके घर पे आए और सर्टिफिकेट देके जाए, चलो भाई आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। आज यूएन का अध्यक्ष आपको नहीं बनाऊंगा क्योंकि छोटी सी बात है, इसके लिए आपको यूएन में नहीं भेज सकता मैं, तो याद रखना है साइट में भारत इसका मेंबर है, ठीक है, हाँ इसका सदस्य, ओके करेक्ट। 1975 में, अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, 1975 में भारत इसका मेंबर है, मतलब 1975 में ये समझौता हुआ था। ये डायरेक्ट मैं डेट क्यों बता रहा हूँ, मैंने बाकी डेट के बारे में मना किया था कि बाकी डेट याद मत रखो, परंतु 1975 को याद रखो। क्यों याद रखना है, साइट की स्थापना हुई थी, तो ये डेट याद रखने की आवश्यकता कहाँ पड़ रही है। कल देखो मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, मैंने एक रील बनाई थी, उसमें एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, उसमें मैंने बोला था यूपीएससी है ना वो क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन पूछता है। अब वो क्वेश्चन क्या पूछा था, वो क्वेश्चन ये पूछा था कि मतलब ब्रिटेन जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो उन्होंने अपना वो स्थापना कहाँ कहाँ की थी। मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, यूपीएससी ने पूछा था 2015 में, नहीं 2021 में क्वेश्चन पूछा था, उसमें यूपीएससी ने पूछा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आती है, ठीक है, तो वो सबसे पहले अपने कारखाने कहाँ स्थापित होते हैं। तो आप कहोगे उस क्वेश्चन का और इसका क्या लेना देना, तो वहाँ पर यूपीएससी ने क्या पूछा था, क्रोनोलॉजी पूछी थी, टाइमलाइन पूछी थी कि कहाँ कहाँ स्थापना की गई थी। क्वेश्चन यही था कि 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में, फर्स्ट क्वार्टर में, तो यहाँ पे देखो क्रोनोलॉजी पूछी गई है, एग्जैक्ट डेट पूछी गई है, तो वहाँ पर आपको क्रोनोलॉजी याद रखने की आवश्यकता है। इसी वजह से कोई भी संस्था वगैरह पढ़ते हो तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइडिया रख लेना कि जो इसकी स्थापना हुई थी वो 70 और 80 के बीच में हुई थी, इतना भी आइडिया रख लोगे ना कि 70 के आसपास हुई थी, मतलब 75 के आसपास हुई थी। एग्जैक्ट आपको 75 याद भी नहीं है ना, बट इतना याद रखना भाई हाँ 70 के कुछ बाद में कुछ पहले इसके आसपास हुई थी, इतना भी अगर आप याद रख लेते हो तो आपका क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा। थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया भी आपको होगा ना तो आपका क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा। तुक्का भी मारोगे ना तो एटलीस्ट तुक्का मारने के लायक तो बचोगे। इस वजह से आपको याद रखने की कोशिश करना है, टाइम लाइन है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इस वजह से मैं फैक्ट बताता हूँ, फैक्ट बताने का रीज़न यही होता है, ठीक है। अब साइट काम क्या करती है, इसमें क्या होता है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। साइट कन्वेंशन के बारे में बात करें तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक, इस वर्ड को याद रखना, यूपीएससी एजिटेड लाइन पूछेगी, क्या साइट एक अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक
समझौता है? क्या अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक समझौता है? अब ये लाइन आपको कंफ्यूज कहाँ करेगी? आपको कंफ्यूज करेगी यहाँ पर। यहाँ पे दो लाइनें लिखी होगी, साइट एक स्वैच्छिक समझौता है, साइट एक अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक समझौता है। दूसरी लाइन होगी साइट एक बाध्यकारी समझौता है, बाध्यकारी समझौता है। अब ये दोनों लाइन आपको कंफ्यूज कर देगी, अभी नहीं करेंगी कंफ्यूज आपको। अभी आप एग्जाम हॉल में नहीं बैठे हो, इस वजह से अभी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, बट जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तब आपको समझ में आएगा ये लाइन कैसे कंफ्यूज करती, कैसे करेगी। स्वैच्छिक का मतलब क्या होता है? स्वैच्छिक का मतलब होता है अपनी इच्छा से। स्वैच्छिक का मतलब होता है अपनी इच्छा से, मतलब साइट में जो भी देश शामिल हो रहे हैं वो अपनी इच्छा से शामिल हो रहे हैं। जैसे भारत शामिल हुआ तो भारत की मर्जी है, भारत चाहे तो इसमें शामिल हो, भारत चाहे तो इसमें शामिल नहीं हो। एक यहाँ पे लाइन लिखी होगी बाध्यकारी, मतलब साइट जो भी ऑर्डर देता है, साइट ने जो भी आदेश दे दिया है, इसके जो भी सदस्य देश है, जैसे कि भारत इसका सदस्य कंट्री है, तो भारत इसका बाध्यकारी होगा। भारत क्या होगा? बाध्यकारी होगा। भारत को ये ऑर्डर मानना पड़ेगा। तब यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछेगी? यूपीएससी प्रीलिम में स्टेटमेंट बनाएगी, साइट एक बाध्यकारी संधि है, मतलब एक बाध्यकारी समझौता है, इसके जो भी आदेश होते हैं वो बाध्यकारी होते हैं, मतलब बाइंडिंग होते हैं। ठीक है। दूसरा यूपीएससी पूछ लेगा ये स्वैच्छिक भी है। आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार स्वैच्छिक हो सकता है, वो बाध्यकारी कैसे हो सकता है? जो बाध्यकारी है वो स्वैच्छिक कैसे हो सकता है? यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करेगा यूपीएससी। तब आपको क्या करना है? स्वैच्छिक का मतलब है कि जो देश, जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ आप है ना मेरी लाइव ज्वाइन कर लो, मैंने आपको बोल दिया आप मेरी जो लाइव क्लासेस ले रहा हूँ उसको ज्वाइन कर लो। अब मैंने आपको बोल दिया, अब लाइव ज्वाइन करना न करना आप पे डिपेंड करता है। आपकी मर्जी हो तो आप ज्वाइन करो, आपकी मर्जी न हो तो आप ज्वाइन मत करो। मैं आपको आपके आके ऐसे गले में कुछ बांधने वाला नहीं हूँ कि आप लाइव ज्वाइन करो। ठीक है, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है? मैंने आपको बोला कि आप मेरी लाइव ज्वाइन हो जाओ और आपकी इच्छा हुई, आप ज्वाइन भी हो गए। अब क्या होता है कि मैं बोलूँगा भाई लाइव आप ज्वाइन तो हो गए, अब आपको पढ़ना होगा, अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको वो मानना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, ऐसे गलत एग्जाम्पल हो सकता है, आप नहीं पढ़ो तो मैं आपका क्या ही कर लूँगा, बट जस्ट ऐसे समझने के लिए समझो कि लाइव ज्वाइन करना आपकी मर्जी थी, ठीक है, लेकिन लाइव आ गए हो तो अब आपको पढ़ना पड़ेगा, ये मेरी मर्जी है। जस्ट एग्जाम्पल के लिए, नहीं पढ़ोगे तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, जस्ट एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रहा हूँ। वैसा ही बात हो रही है। जैसे एक मूवी में डायलॉग होता है कि आप आए अपनी मर्जी से हो, आए अपनी मर्जी से हो, जाओगे हमारी मर्जी से। तो सेम साइट में बात होती है। साइट में कोई भी देश है वो ज्वाइन करता है, वो उसकी खुद की मर्जी है, उसकी मर्जी है तो ज्वाइन करे, उसकी मर्जी है तो न ज्वाइन करे। परंतु अगर कोई ज्वाइन हो गया है तो उसको साइट की बातें माननी पड़ेगी। तो यही वाली बात हो रही है। तो बाइंडिंग, बाध्यकारी और स्वैच्छिक दोनों लाइनें वो आपको कन्फ्यूजन कर सकती है, बट आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। ओके, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात हो रही है साइट का उद्देश्य है कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक मतलब स्वैच्छिक समझौता है। ये सुनिश्चित करता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से किसी वन्य जीव और वनस्पति प्रजाति के अस्तित्व पर संकट न आए। यहाँ पे देखो, वन्य जीव वाइल्ड लाइफ के बारे में बात हो रही है और वनस्पति, दोनों को काउंट किया गया है। इसमें भी कंफ्यूज मत हो जाना, यूपीएससी ये भी ट्रैप करके क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या इसमें ओनली ऐसे लगा कि क्वेश्चन पूछेगा ओनली वन्य जीव को काउंट किया जाता है, क्या ओनली वनस्पतियों को काउंट किया जाता है? नहीं, दोनों शामिल है, वन्य जीव भी शामिल है और वनस्पतियां भी शामिल है। तो प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना, यूपीएससी में क्वेश्चन आए तो याद रखना ये मेरी बात। ओके, काम कैसे करता है? अगर कोई भी देश किसी भी मतलब कोई वन्य जीव हो या वनस्पति हो उसका इलीगल ट्रेड कर रहा है तो ये उस पर उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। अगर किसी को ट्रेड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो आप तो ये कहोगे कि भाई लाइसेंस तो कोई भी ले लेगा, जिसको ट्रेड करना है वो लाइसेंस लेके ट्रेड करेगा। परंतु साइट यहाँ पे एक और बात कहती है, साइट यहाँ पे एक और बात क्या कहती है? क्या कहती है साइट? ये बात, साइट ये बात कहती है कि आप है ना, आप मतलब अवैध तस्करी नहीं करोगे, अवैध व्यापार नहीं करोगे। किसका? वन्य जीवों का नहीं करोगे और किसका? वनस्पतियों का नहीं करोगे। इन दोनों का अवैध तस्करी है वो नहीं करोगे। अगर आपको करना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर आपको ये सब करना है तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? इसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो अब आप क्या बात बोलोगे? सर लाइसेंस तो कोई भी ले लेगा, जिसकी भी इच्छा होगी वो लाइसेंस लेके सारी चीज़ कर लेगा। आप रोकोगे किसको? गजेंद्र जी, राम राम जी, आप उसको रोकोगे कैसे? तो आप क्या कहोगे? मतलब मैं ये जवाब दूंगा आपको कि रोकने के लिए साइट ने एक बात कही है। साइट ने क्या कहा है? भाई मैं आपको इस तरीके से रोकूंगा। कैसे? सबसे पहले कि
अगर आप व्यापार करते हो, राम राम जी की, गजेंद्र जी, राम राम जी की, ठीक है, अगर आप व्यापार करते हो तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मतलब जिस भी प्रजाति का व्यापार कर रहे हो या जिस भी वनस्पति का व्यापार करो, सबसे पहले वो IUCN की किस कैटेगरी में आता है। अगर वो IUCN की क्रिटिकली कैटेगरी में आती है तो आप उसका व्यापार नहीं कर सकते हो। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, IUCN की अगर वो ऐसी कैटेगरी है जो संकट में है, कभी भी खत्म हो सकती है, ऐसी कैटेगरी है जो कभी भी खत्म हो सकती है, ऐसी कैटेगरी में आ रहा है तो आप उसका व्यापार नहीं कर सकते हो। अगर कोई स्पीसीज है वो IUCN की इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ रहा है, मतलब वो कभी भी खतरे में है, कभी भी संकट में आ सकता है, मर सकता है, खत्म हो सकता है, तो आप उसका लाइसेंस लेकर भी व्यापार नहीं कर सकते हो। फिर दोबारा समझाता हूँ एक अच्छे उदाहरण से। एक गाड़ी है, ये गाड़ी है ना, इसमें कैसा है कि आप है ना कितनी भी अच्छे ड्राइवर हो, कितने भी अच्छे ड्राइवर हो, अगर इस गाड़ी को चलाओगे तो आपका एक्सीडेंट हो ही जाएगा। ऐसी मतलब मनुष्य गाड़ी है। अब क्या हो रहा है, आप बोलोगे कि मेरे पास तो लाइसेंस है, मैं तो इस गाड़ी को चलाऊंगा, तो पुलिस वाले क्या कह रहे, भाई इस गाड़ी को मत चला, अगर तू इसको चलाएगा तो तेरे पास लाइसेंस होने के बावजूद भी ये गाड़ी ठुक जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, तो इस गाड़ी को तू नहीं चला पाएगा। तो वही बात साइड कर रहा है कि भाई है ना, आप लाइसेंस लेने के बाद में ऐसी प्रजाति है वो कभी भी खत्म हो सकती है। ये आज का ही करंट अफेयर है, डेली करंट अफेयर है ना, डेली करंट अफेयर वही पढ़ा रहे हैं, तो आप इसको नहीं चला सकते हो, ठीक है। ये डेली करंट अफेयर है वो पढ़ा रहे हैं। तो ये साइट के बारे में समझ में आ गया। साइट के बारे में हमने क्या बात की है, ये बात की है कि लाइसेंस लेके आप ये काम कर सकते हो, परंतु ऐसी प्रजातियां हैं जो मतलब कभी भी खतरे में हो सकती है, खत्म हो सकती है, तो लाइसेंस लेके भी उसको आप ये नहीं कर सकते हो, ठीक है जी। यहाँ पे क्या बात की गई है, साइट के सचिवालय के बारे में बात की गई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा इसका जिनेवा प्रशासित किया जाता है। यहाँ पे ये लाइन में क्या बात की गई है, इस लाइन में ये बात की गई है कि साइट को मैनेज कौन करता है, साइट किसके कहने पे काम करती है, कैसे काम करती है, इसका काम है, उसकी देखरेख कौन करता है। तो एक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे हम यूनेप के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ये भी एक संस्था है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ये एक संस्था है, इसके कहने पर, इसके मतलब अकॉर्डिंग ये काम करती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। मोस्ट ऑफ जो भी है ना ये संस्थाएं वगैरह, उनका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही देखने को मिलता है। ज़्यादातर का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही आपको देखने को मिलेगा। तो साइट का सचिवालय कहाँ पर है, वो भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नीचे वाली लाइन आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये जो लाइन है, बाय बाय मुस्कान जी, बाय बाय। नीचे वाली लाइन को आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर चाहो तो रिकॉर्डेड क्लासेस यूट्यूब पे मिल जाएगी, और यूट्यूब पे लाइव भी चल रहा है, वहाँ पे भी देख सकते हो। ये साद जी कह रहे हैं कि हेलो हेलो जी साद, SAD स्पेलिंग है, ओके ओके कोई नहीं, लाइव क्लासेस यूट्यूब पर भी देख सकते हो और वहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएगी, ठीक है जी। तो ये नीचे वाली लाइन को आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं, बाकी साइट के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है वो आप याद रख सकते हो, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इसके मेंबर की। इसके कितने मेंबर है, 185 मेंबर है, 185 मेंबर है। अब ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये फैक्ट, क्या ये फैक्ट याद रखने की आवश्यकता है, कि जो मैं फिगर बता रहा हूँ उसको याद रखने की आवश्यकता है, 185 ये भी याद रखना है। मैं आपको एक और UPSC का PYQ सॉल्व करवाऊंगा, उसमें मैं ये आपको बताऊंगा कि UPSC ने एक क्वेश्चन पूछा था किसी संस्था के बारे में, तब ये पूछा था कि इस संस्था में मतलब एक स्टेटमेंट बनाता है। UPSC कभी डायरेक्ट फिगर नहीं पूछता है, डायरेक्ट फैक्ट नहीं पूछता है, UPSC क्या करता है, स्टेटमेंट बनाता है और वहाँ पर ये गलत नंबर डाल देता है। यहाँ पे जो 185 लिखा है उसकी जगह UPSC क्या लिखेगा, UPSC ऐसे लिख सकता है कि साइट में मेंबर है वो कितने, 170 है। तो आपको एग्जैक्ट याद नहीं रखना है। करंट अफेयर है वो आज का ही करंट अफेयर है। अच्छा, कितने वर्ष का करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, 1.5 साल का 1.5 ईयर, 1.5 साल का करंट अफेयर वो बहुत है, इनफ है। 1.5 साल का करंट अफेयर पढ़ लो, बहुत है, ज़्यादा याद भी नहीं रहेगा ना, तो 1.5 साल का करंट अफेयर पढ़ लो, बहुत है इतना, ठीक है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि कितने मेंबर हैं, 170 नहीं है, इसके एग्जैक्ट नहीं रहे तो भी इतना याद रखना कि 180 प्लस है। एग्जैक्ट आपको याद नहीं रही, थोड़ा बहुत भी रखना कि 200 से कम है और 180 प्लस है, ऐसे थोड़ा बहुत भी आइडिया लगा लोगे ना तो रियल एग्जाम में आसपास पहुंच जाओगे। तो गलत स्टेटमेंट कोई भी देता है वो बिल्कुल मतलब एक्सट्रीम स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट आ गई तो उसको आप आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है। तो गलत स्टेटमेंट को आप आइडेंटिफाई कर लोगे। इस वजह से अगर आपको एग्जैक्ट नंबर याद नहीं भी रहते तो भी थोड़ा बहुत आसपास का याद रखना, तो आपका क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कुल कितने देश है इसके, 185 देश, 185 इसके मेंबर है। भारत इसका सदस्य है, करेक्ट है, भारत इसका सदस्य है। अब देखो, ये समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी है,
यही लाइन यूपीएससी पूछेगा। ये समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी है। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर 3 स्टार कर दो, यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। ये समझौता है वो कानूनी रूप से बाध्यकारी है, सारे देश हैं उनको लागू करना पड़ेगा। और सारे देश जैसे कि भारत है और भी देश है, जिन जिन देशों ने साइट का समझौता एक्सेप्ट किया गया है, जो साइट के मेंबर हैं, उनको इसके लिए अपने देश में एक कानून भी बनाना पड़ेगा। जैसे कि भारत में क्या बनाया गया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बनाया गया है। ये किसके लिए बनाया गया है, ये साइट के लिए बनाया गया है। भारत ने जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बनाया है ना, वो क्यों बनाया है, वो इस वजह से बनाया है कि भाई साइट का जो समझौता है उसको लागू किया जा सके, इसी वजह से वो बनाया गया है। तो ये जो कानूनी है, ये समझौता है वो लागू है, बाध्यकारी है, इसको मानना पड़ेगा। फिर से एक आसान भाषा में समझा देता हूँ। देखो, ये कानून है वो बाध्यकारी है। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर आपको मेरी क्लास ज्वाइन करनी है तो पढ़ना पड़ेगा, साथ साथ में क्या करना पड़ेगा, खुद के नोट्स है वो बनाने पड़ेंगे। तो वैसे ही साइट क्या कह रही है, साइट कह रही है पहली तो आप है ना, जो ये मेरा जो कन्वेंशन है उसको मानो, ये बाध्यकारी आपको मानना ही पड़ेगा। जो ये मेरा कन्वेंशन है वो बाध्यकारी मानना ही पड़ेगा। इसके अलावा खुद के देश में एक कानून बनाना पड़ेगा अलग से, कानून बनाना पड़ेगा प्रजातियों की रक्षा के लिए। समझ में आई? अगर क्लास ज्वाइन करनी है तो पढ़ना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात है, अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, मतलब अपने देश में अलग से कानून भी बनाना पड़ेगा। तो साइट ये बातें कर रही है, यहाँ पे जो लाइन लिखी है उसका मतलब ये है कि आपके देश में एक अलग से कानून भी बनाना पड़ेगा। तो भारत ने कौन सा कानून बनाया है, भारत ने बनाया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है ना 1972 का, वो इसी के तहत बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये लाइन याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या सर पॉलिटिकल है? पॉलिटिक्स नहीं है, करंट अफेयर है। करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। करंट अफेयर में साइट कन्वेंशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और कौन कौन सी पहल की गई है, इसके जो साइट है वो प्रजातियों की रक्षा के लिए की गई है। और कौन कौन सी पहल की गई है, मुस्कान जी हेलो। और की गई है माइक प्रोग्राम, ये 1972 में किया गया था। माइक है ना, जो हाथी होते हैं ना, एलिफेंट होते हैं, एलिफेंट की जो अवैध तस्करी होती है उसको रोकने के लिए ये माइक कन्वेंशन की गई थी। ये किसके लिए किया गया था, माइक जो हाथी होते हैं उनकी इलीगल तस्करी होती है। ये सारी याद रखना, एक तो मेंस में लिखने को काम आ जाएंगी सारी लाइनें। माइक के बारे में याद रखना, साइट्स के बारे में याद रखना, और साथ ही साथ में प्रीलिम में भी इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ याद रखना, मेंस और प्रीलिम दोनों में काम आ जाएंगे। एज इट इज़ लाइन है वो काम आ जाएगी। मैं आपको एक तरीका भी अभी बता देता हूँ, 2 मिनट रुको, मैं आपको एक तरीका बता दे दूँगा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट के बारे में याद रखना, बाकी इनको याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, बट इसको जरूर याद रखना, माइक को जरूर याद रखना। माइक किसके लिए है, माइक है वो हाथियों की तस्करी को रोकने के लिए। अब मैं एक और बात आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन से फैक्ट है वो याद रखने हैं। एग्जैक्ट जो फैक्ट है, एग्जैक्ट लाइन है वो कौन कौन सी याद रखनी है। ऐसी लाइन और ऐसे फैक्ट याद रखने जिसका उपयोग प्रीलिम में भी हो सकता है, मतलब प्रीलिम में भी उस पर क्वेश्चन आ सकता है और मेंस में भी आ सकता है। मेंस में उसके लिए कुछ लिख सकते हैं, वैसे तो आपको याद रख लेना है। बाकी बहुत बेसिक फैक्ट हो, बहुत बेसिक हो, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं कि साइट के तहत अभी तक इतने हाथियों को बचाया गया है। अब ये फैक्ट है वो बहुत बेसिक फैक्ट हो गया है, ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ना तो प्रीलिम में क्वेश्चन आएगा और ना मेंस में आएगा। इसीलिए कहते हैं ना कि प्रीलिम और मेंस की तैयारी साथ साथ कैसे होती है, इसी तरीके से होती है। प्रीलिम का आप जो पढ़ रहे हो वही फैक्ट है वो मेंस में कम आ जाएंगे। नहीं तो मेंस के लिए आप छोटे छोटे फैक्ट थोड़ी ढूंढने बैठोगे, या प्रीलिम के लिए आप डिटेलिंग थोड़ी ढूंढने बैठोगे। तो दोनों चीज़ें आपको साथ में पढ़नी चाहिए। ठीक है, ये बात है। अब साइट है उसके तहत कुछ सूचियाँ भी है। जैसे हम किसी स्पीसीज के बारे में पढ़ते हैं, कोई भी प्रजाति होती है उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तब एक बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के किस शेड्यूल में आती है। क्या सर नोट्स मिल सकते हैं? बिल्कुल नोट्स मिल सकते हैं, टेलीग्राम में मिल जाएंगे नोट्स। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं। IUCN की किस कैटेगरी में आती है इसके बारे में बात करते हैं। इसी प्रकार से हम साइट के किस सूची में आती है इसकी बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं साइट की अपेंडिक्स। बार बार कहते हैं ना, मैं बार बार करंट अफेयर बताता हूँ तब आपको कहता हूँ कि साइट की इस अपेंडिक्स में आएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की इस अपेंडिक्स में आएगा, मतलब इस सूची में आएगा। तो इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 और अपेंडिक्स 3। अपेंडिक्स 1 का मतलब देखो यहाँ पे लाल किया गया है, ये लाल है। लाल का मतलब क्या होता है कि अपेंडिक्स 1 में ऐसी प्रजातियाँ आएगी, अपेंडिक्स 1 में ऐसी प्रजातियाँ आएगी जो कभी भी खतरे में है, कभी भी विलुप्त हो सकती है, बहुत खतरे में, कभी भी विलुप्त हो सकती है, वो अपेंडिक्स 1 में आएगी। अगर UPSC क्वेश्चन पूछे तो आपको कैसे याद रखना है, तो कुछ प्रजातियाँ वो देखने से ही लग जाएगी,
कि ये प्रजातियां है वो विलुप्त है। जैसे अगर IUCN है उसको कैटेगरी, IUCN किसी प्रजाति को क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखता है या फिर इंडेंजर्ड में रखता है तो वो है ना साइट की अपेंडिक्स 1 में ही आएगी। अगर IUCN किसी को क्रिटिकली इंडेंजर्ड और इंडेंजर्ड बोल रहा है तो वो साइट की अपेंडिक्स 1 में ही आएगी। ये चीज़ें ना ध्यान से सोचना, और ये चीज़ें क्वेश्चन में पूछी जाएगी। लिटरली ट्रस्ट मी, ऐसे क्वेश्चन UPSC पूछती है, तो थोड़ा उस टाइम में माइंड ऑफ प्रेजेंस रखो, ध्यान से सोचने की कोशिश करो कि साइट क्या है, IUCN क्या है। IUCN में अलग अलग सूचियाँ होती है जिसमें भी इसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। और साइट भी यही बातें पूछती है। तो साइट में 3 अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स 1 में खतरे में पड़ जाती है, जो कभी भी खत्म हो सकती है, वो साइट के अपेंडिक्स 1 में आती है। अपेंडिक्स 2 में कौन सी आती है, जो रोक लगाने लगे, मतलब खतरे में तो नहीं है, फिर भी हो सकता है अगर इन पे ध्यान नहीं दिया गया तो कुछ आने वाले टाइम में खत्म हो सकती है। वो लास्ट होती है अपेंडिक्स 3 में। अपेंडिक्स 3 में है ना ज़्यादा लोड नहीं होता है। डायनासोर विलुप्त हो गए हैं तो वो तो विलुप्त हो जाएगा, वो एक्सटिंक्ट कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे डायनासोर है वो विलुप्त हो चुके हैं, वो आ जाएगा एक्सटिंक्ट कैटेगरी में, मतलब वो खत्म हो चुके हैं। उसके बाद में विलुप्त होने वाली कौन कौन सी है, जैसे आप देख सकते हो कि एशियन टाइगर, एशियन लॉयन है, वो बहुत कम बचे, 1-2 ही प्रजाति बची है, तो वो खत्म हो सकते हैं, तो वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, ठीक है। ऐसी प्रजाति जो खत्म होने वाली है। UPSC के ऐसे मतलब स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो 18-18 घंटे पढ़ते हैं, तो ऐसे बहुत कम स्टूडेंट बचे हैं। बाकी रीलर बचे हैं, रील देखते रहते पूरे दिन, तो वो बहुत ज़्यादा है। बाकी ये बहुत 24 घंटे 18 घंटे पढ़ने वाले बहुत कम बच्चे हैं। तो वैसी वाली बात हो रही है यहाँ पे। अपेंडिक्स 1 में टॉपर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग आ रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद नहीं रखनी आपको। ये बस ये मैं कह रहा था ना कि गंदे वाले फैक्ट कौन से हैं, गंदे वाले फैक्ट ये है, ये गंदे वाले हैं, मतलब फंसा के बैठ जाते हैं। क्या याद रखे, कितना याद रखे, तो इन चीज़ों को याद नहीं रखना है, ठीक है। अब याद नहीं रखना लिखा क्यों, बार बार यही कहता हूँ मैं, लिखता हूँ इस वजह से क्योंकि मेरी मजबूरी है, मेरे को लिखना पड़ता है। मेरे को आके क्वेश्चन पूछा जाता है सर आप है ना आधी बातें लिखते हो, इस वजह से ये मेरे को लिखना पड़ता है। बट आप समझदार हो, आपको नहीं पढ़ना है, लिखना मेरी मजबूरी है, आपकी मजबूरी नहीं है। आप समझदार हो, हर मतलब जो भी पूछ रहा है वो उसका अलग लॉजिक होगा, बट आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ओके जी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है टेबेरियम के बारे में। टेबेरियम क्या है, लीवर कैंसर की पहचान करने वाला एक है। तो टेबेरियम होता क्या है और किस प्रकार से ये लीवर कैंसर की पहचान करता है। तो अगर आपको टेबेरियम की बात करें कि टेबेरियम क्या होता है, तो अभी इसको विकसित किसने किया, भारतीय विज्ञान संस्था के वैज्ञानिकों द्वारा इसको विकसित किया गया है। भारत के जो विज्ञान संस्थान है, ठीक है, जिसे हम IIS के नाम से भी जानते हैं, उसके द्वारा इसे विकसित किया गया है। इसमें क्या होता है टेबेरियम में, टेबेरियम में एक ग्लोइंग पेपर सेंसर होता है। अब ये जो ग्लोइंग पेपर सेंसर होता है, इसी के माध्यम से हमें कैंसर का पता चलता है। रटने वाले पॉइंट इसको रट लेना। सबसे पहले टेबेरियम क्या है, टेबेरियम एक धातु सा होता है, उसमें चमक होती है, जिसका उपयोग करके हम किसकी पता लगाते हैं, जिसका उपयोग करके हम कैंसर का पता लगाते हैं। ध्यान से सुनना, टेबेरियम के बारे में UPSC क्वेश्चन पूछेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन बनेगा, और साइंस एंड टेक के हमेशा क्वेश्चन है तो टफ बनते हैं। तो UPSC क्या पूछेगा, UPSC क्वेश्चन पूछता है टेबेरियम क्या है। अभी न्यूज़ में था टेबेरियम, ये किससे संबंधित है और क्या है। तो सबसे पहले टेबेरियम क्या है, एक धातु सा होता है, इसमें चमक होती है, जिसके माध्यम से, प्रतिमा जी वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है, टेबेरियम होता है, उसमें धातु सा होता है, चमक होती है, इसके माध्यम से लिवर कैंसर की पहचान की जाती है। अगर इतनी भी लाइन याद है ना तो बहुत है। बाकी फालतू बातें अगर आपको याद नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, इतना भी याद है तो आप बात की तो आप लॉजिक लगा सकते हो। तो टेबेरियम क्या है, टेबेरियम एक धातु सा होता है, इसमें चमक होती है, इस चमक का उपयोग करते हुए, इसमें हरी सी चमक होती है, इस चमक का उपयोग करते हुए आप लिवर कैंसर की पहचान कर सकते हो। यहाँ पे एक एंजाइम का नाम भी दिया गया है, परंतु ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे एक एंजाइम होता है जो लिवर कैंसर की पहचान करता है, बट ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल भाषा में एक बार जोर से बोलो, टेबेरियम क्या होता है, जोर से बोलो, मेरे को बताओ, कोशिश करो, टेबेरियम क्या होता है। टेबेरियम क्या है, टेबेरियम एक धातु है, किसकी पहचान करता है मुस्कान जी, ये पहचान करता है कि कैंसर कैसे होता है उसके बारे में। राहुल जी किसकी पहचान करता है, कैंसर की पहचान करता है, करेक्ट है, राइट, ठीक है। टेबेरियम के बारे में ये लिखते हैं, दुर्लभ रेयर धातु है। दुर्लभ धातु मतलब क्या होती है, रेयर अर्थ है, बहुत कम ही देखने को मिलता है। टेबेरियम क्या एक धातु है, और वो भी रेयर धातु है, बहुत ही कम देखने को मिलता है ये धातु, इसे रेयर अर्थ भी कह सकते हैं। रेयर अर्थ मेटल है, रेयर अर्थ मेटल, जैसे चाइना में कुछ रेयर अर्थ मेटल देखने को मिलते हैं, इसी प्रकार से टेबेरियम भी एक रेयर अर्थ मेटल है। चांदी जैसा होता है, नरम होता है, इसका उपयोग है वो बिल्कुल करेक्ट है, राइट, ग्रेट, ठीक है।
इसका उपयोग है वो कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग है वो कैंसर का पहचान करने में किया जाता है। लिवर कैंसर की पहचान में यूज होता है टेबेरियम का। रेयर अर्थ मेटल है, यूज कहाँ होता है? यूज होता है वो कैंसर की पहचान करने में होता है। ये बात याद रखने की आवश्यकता नहीं है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, इतना भी याद रख लो कि बहुत है। ठीक है, उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है? बल्ब बनाने में किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है, एक्सरे में किया जा सकता है, लेजर में किया जा सकता है, ये सारी जगह इनका उपयोग किया जा सकता है। और लिवर कैंसर में तो उपयोग किया ही जा सकता है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिवर कैंसर में इसका उपयोग है वो किया जा सकता है। ठीक है रीचा जी, करेक्ट, राइट, ग्रेट। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा मड वॉल्केनो के बारे में, कीचड़ वॉल्केनो के बारे में हमारा आर्टिकल है। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इस वजह से है कि ताइवान में अभी है वो मड वॉल्केनो देखने को मिला है। एक बार हाथ जोड़ो, बीपीएससी जी करेक्ट कह रहे हो, सही कह रहे हो आप। एक बार है ना, हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और जोर से चिल्लाओ कि मड वॉल्केनो अभी न्यूज में था। मड वॉल्केनो का मतलब होता है कीचड़ वॉल्केनो। मड वॉल्केनो का मतलब होता है कीचड़ वॉल्केनो, ये अभी न्यूज में था। कहाँ पर न्यूज में था? ताइवान में। ये याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा कि ये मड वॉल्केनो कहाँ पर न्यूज में था? ताइवान में। यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछेगी? यूपीएससी अगर इस पे क्वेश्चन पूछेगी तो ऐसे पूछेगी, हाल ही में मड वॉल्केनो जो कि ताइवान में विस्फोट हुआ है, क्या है, किससे संबंधित है? ऐसे कभी नहीं पूछेगी यूपीएससी कि मड वॉल्केनो वो कहाँ पे इरप्ट हुआ था, क्या ताइवान में इरप्ट होता है, ऐसे नहीं पूछेगी। ताइवान का नाम तो यूपीएससी को पता है कि बेसिक छोरे इंटेलिजेंट है, दिमाग लगा ही लेगा। ठीक है, यूपीएससी एस्पायरेंट है वो इंटेलिजेंट है, इतना दिमाग तो कॉमन सेंस लगा ही लेंगे। इस वजह आपको क्या याद रखना है? आपको मड वॉल्केनो के बारे में याद रखना है। मड वॉल्केनो होता क्या है? ये एक प्लेट है, प्लेट मतलब जहाँ पर हम बैठे हैं, ये पृथ्वी है ना जहाँ पर हम बैठे हैं, ये एक प्लेट है। ठीक है, उसके बाद में ये भी एक प्लेट है, दो प्लेट हो गई, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। नीचे क्या है? नीचे मैग्मा है। मैग्मा क्या होता है? गर्म पदार्थ होता है, गर्म तरल लिक्विड रूप में एक पदार्थ होता है, इसे मैग्मा कहते हैं। ठीक है, थोड़ा ये हनी देखा होगा आपने, हनी, शहद, शहद जैसा होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है, कीचड़ जैसा होता है। उसके ऊपर ये प्लेट है। अब ये जो इधर उधर होगा तो ऊपर की प्लेट भी इधर उधर होगी, यानी कि प्लेट है वो हलचल करेगी। फिर से एक इमेज बनाता हूँ, क्या है ये एक प्लेट है और एक प्लेट है वो ये है, दो प्लेट है। नीचे नीचे ये जो मैग्मा है ये भी हलचल कर रहा है, तो ऊपर ऊपर ये जो प्लेट है वो भी हलचल कर रही है। अब एक प्लेट इधर आ रही है, एक प्लेट इधर आ रही है, दोनों प्लेट टकराएगी, दोनों प्लेट है वो टकराएगी। टकराएगी तो क्या होगा? एक प्लेट है वो नीचे धंस जाएगी, टकराएगी तो एक प्लेट है वो नीचे धंस जाएगी, दूसरी प्लेट है वो ऊपर चढ़ जाएगी। अब जो ये नीचे प्लेट धंस जाएगी ना, ये क्या करेगी? नीचे गर्मी बहुत भयंकर है, पृथ्वी की सतह के नीचे बहुत भयंकर गर्मी है, तो गर्मी के कारण ये जो प्लेट है वो पिघल जाएगी। पिघलने के कारण ये यहीं से, जहाँ से पिघली है यहीं से ज्वालामुखी बन के ऊपर उठेगी, ज्वालामुखी बन के ऊपर उठेगी, ऊपर उठ के यहाँ पे विस्फोट होगा और ज्वालामुखी पर्वत बन जाएगा। फिर से बताता हूँ आपको। ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, एक इधर आई एक इधर आई, ये नीचे धंस गई, धंसने के कारण यहाँ पे ज्वालामुखी बन के ऊपर आई और एक पर्वत बन गया। अब जनरली पर्वतों में क्या होता है? जनरली जितने भी ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं वो कैसे बनते हैं? उनमें क्या होता है? धूल के कण होते हैं। और यूपीएससी ने ये क्वेश्चन प्रीलिम में पूछा हुआ भी है ना, यूपीएससी ने प्रीलिम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसमें से क्या क्या चीज़ें निकलती है? तो धूल निकलती है, ठीक है, धुआं निकलता है, गैसेस निकलती हैं, साथ ही साथ में कई बार क्या होता है, कई बार पत्थर जैसे टुकड़े भी निकलते हैं और लावा भी निकलता है। यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था, परंतु अभी क्या निकला है? जनरली ज्वालामुखी में क्या क्या चीज़ें निकलती है? धूल, कंकड़, गैस, लावा और ये सारी चीज़ें निकलती है, मिट्टी वगैरह ये सारी चीज़ें निकलती है। परंतु, बट, किंतु, लेकिन, परंतु यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मड ज्वालामुखी के बारे में। यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? मड ज्वालामुखी के बारे में। मड ज्वालामुखी में क्या देखने को मिलता है? मड ज्वालामुखी में कीचड़ देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कीचड़ देखने को मिलता है। मड जो होता है ना, मड, वो देखने को मिलता है। जनरली जो ज्वालामुखी होती है उसमें हमें आस यानी कि राख देखने को मिलती है, धुआं देखने को मिलता है, धूल है, गैसेस है, लावा, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। परंतु, बट, लेकिन, किंतु यहाँ पे मड ज्वालामुखी के बारे में बात कर रही और यहाँ पे कीचड़ देखने को मिलता है। कीचड़ का जो पर्वत होता है, पहाड़ होता है, वो बन जाता है। तो याद रहेगा, अभी जो ताइवान में जो देखने को मिला है वो मड ज्वालामुखी देखने को मिला है। और ऐसे बहुत कम एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं मड ज्वालामुखी के बारे में। तो मड ज्वालामुखी याद रहेगी, मैं श्योर हूँ आप भूलोगे ही नहीं। अगर आपको कोई भी पूछ लेगा कि भाई मड ज्वालामुखी क्या होता है, अरे यार ज्वालामुखी जैसा ही होता है, बट उसमें क्या होता है कि मड ज्वालामुखी की जगह क्या होता है कि मड ज्वालामुखी में तो लावा वगैरह निकलता है,
इसमें लावा नहीं निकलता, इसमें कीचड़ निकलता है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको याद रहेगी, आई एम श्योर, वेरी श्योर। ठीक है, कैसे होता है, ज्वालामुखी संरचना होती है, पर यहाँ पे कीचड़ गैस पानी बाहर आता है, लावा बाहर नहीं आता है। निर्माण कैसे होता है, निर्माण के बारे में आपको बता चुका हूँ। एक प्लेट है दूसरी प्लेट से टकराएगी, एक नीचे दबेगी और ये इसका निर्माण हो जाएगा। तो ये तो आपको पता है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बस आइए बनने ही वाले हो, 1-2 दिन की बात है। ठीक है, कैसे दिखता है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, वी नो दैट, ये देख चुके हम ऑलरेडी, इसके बारे में बात कर चुके। विस्फोट नॉट सो इम्पोर्टेंट, हम देख चुके हैं इसके बारे में। ये मैं इंपॉर्टेंट करके छोड़ क्यों रहा हूँ, छोड़ इसी वजह से रहा हूँ कि भाई साहब ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, जो मैंने समझा था वो यही बात लिखी हुई है। ठीक है, बीपीएससी क्रैकर, करेक्ट, राइट, ग्रेट, समझ में आ गई चीज़। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है प्रोजेक्ट 70A के बारे में और फिंगरेट प्रोजेक्ट के बारे में। अब इसको छोड़ो, मैं आपको अलग से समझा देता हूँ ये होता क्या है। यहाँ पे एक लिखा है प्रोजेक्ट 17A, ये लाइन लिखी हुई थी ना, ये हमारी हेडिंग थी, ये टॉपिक था। अब देखो 2003 की बात है। 2003 में क्या होता है, भारत सरकार के द्वारा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है, प्रोजेक्ट 17। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। ये प्रोजेक्ट था क्या, देखो हमारी जो एक है आर्मी, एक है नेवी, एक है एयरफोर्स। तो हमारी आर्मी बहुत स्ट्रांग है, एयरफोर्स ठीक ठाक स्ट्रांग है, नेवी है ना, नेवी, ये नेवी कमज़ोर थी, नेवी इतनी स्ट्रांग थी नहीं। धीरे धीरे अलग अलग देश है वो नेवी में अपने आप को सुपर पावर घोषित करते जा रहे थे। भारत की नेवी स्ट्रांग थी नहीं। इसके लिए भारत क्या करता है, एक प्रोजेक्ट लेके आता है, प्रोजेक्ट 17, प्रोजेक्ट 17 लेके आता है। अभी प्रोजेक्ट 17 में होता क्या है, तो प्रोजेक्ट 17 में भारत सरकार है वो कुछ जहाज बनाना चाहते हैं। सिंपल भाषा में उसे जहाज ही समझ लो, जहाज नहीं, हकीकत में उसे क्या कहा जाता है, वॉरफेयर कहा जाता है। वॉरफेयर, एंटी वॉरफेयर टैंक जो होता है ना, मतलब पानी में जहाज होते हैं जिनका काम होता है लड़ने का, पानी के जहाज होते हैं जिनका काम होता है लड़ने का होता है, तो ये बनाने थे। तो एक प्रकार के जहाज ही थे। अब ये जहाज कैसे होने चाहिए, एक तो छोटे होने चाहिए ताकि स्पीड में घूम सके, साथ ही साथ में स्पीड भी तेज़ होनी चाहिए, साथ ही साथ में इन पर ऐसी टेक्नोलॉजी हो सके कि ये रेडार से पकड़ में भी नहीं आए, जो रेडार लगी होती है उसके पकड़ में भी नहीं आए। तो ऐसे जहाज बनाना चाहती थी भारत सरकार। सिंपल भाषा में आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। 2003 में भारत सरकार एक प्रोजेक्ट लेके आती है, प्रोजेक्ट 17। इस प्रोजेक्ट 17 के तहत भारत सरकार है वो 3 ऐसे जहाज बनाना चाहती थी कि जहाज है वो फास्ट हो, स्पीड उनकी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, साइज में छोटे हो, साथ ही साथ में क्या काम कर सकते हैं वो, रेडार में भी ना आए, किसी भी जो भी पनडुब्बी होती, पनडुब्बी क्या होती है, ये पानी है, पानी के नीचे एक ऐसी नाव जैसी होती है, अब मान लो पनडुब्बी होती है। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है गश्त लगाना। जैसे ही पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास में अगर पाकिस्तान को हमें घेरना है, INS विक्रांत के बारे में आप सबने सुना होगा, पाकिस्तान को घेरना होगा तो ये जो हमारी पनडुब्बी है ना, इसको हम क्या कर देंगे, पाकिस्तान के कोस्ट के पास में भेज देंगे। इससे हम मिसाइल लॉन्च करेंगे और पाकिस्तान का जो पोर्ट है उसको ख़त्म कर देंगे। तो पनडुब्बी अंडर वाटर काम करती है, पानी के अंदर रहती है और वहाँ जाके सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब इसी प्रकार से जैसे ये पनडुब्बी काम कर रही है, इसी प्रकार से क्या हो रहा है कि पनडुब्बी अंदर काम कर रही है, इस पनडुब्बी को भी ख़त्म करना है। अगर भारत के पास में ये हो सकती है तो किसी और देश के पास में भी हो सकती है। अगर भारत के पास में सबमरीन हो सकती है, पनडुब्बी हो सकती है, तो पाकिस्तान के पास में भी तो हो सकती है। ठीक है, पाकिस्तान भी तो बना सकता है। तो इस पाकिस्तान की जो सबमरीन होती है उसको ख़त्म करने का भी कैपेबिलिटी इसमें होनी चाहिए। ये जो प्रोजेक्ट 17 थे, इसके तहत जो हम ये नाव बना रहे थे, जहाज बना रहे थे, कि इसमें इतनी ताकत हो कि हम इसकी दुश्मन की जो सबमरीन है उसको भी ख़त्म कर पाए। तो ये 2003 में जब ये प्रोजेक्ट आया था, इसके तहत हमने ऐसे 3 जहाज बनाए थे। 2003 में जब ये प्रोजेक्ट आया था, प्रोजेक्ट 17, तब हमने 3 जहाज बनाए थे। एक बार आंखें बंद करो और ज़ोर से चिल्ला के बोलो, प्रोजेक्ट 17 2003 में आया था। 3 में जब ये प्रोजेक्ट 17 आए थे, इसके तहत हमने 3 जहाज बनाए थे। इन 3 जहाज़ों का जो हमारा उद्देश्य था वो यही था, एम था, ऑब्जेक्टिव यही था कि हमें 3 है वो, एक तो रेडार से बचने वाले जहाज बनाने हैं, साथ इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो और साइज में भी छोटे हो, साथ ही साथ में ये क्या कर सकते, मॉनिटर कर सकते हैं, मिसाइलें लॉन्च कर सकते हैं और पनडुब्बी को ख़त्म भी कर सकते हैं, सबमरीन को ख़त्म भी कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट था हमारा 17। अब ये प्रोजेक्ट 17 पुराना हो चुका है। भारत सरकार चाहती थी कि कुछ नया प्रोजेक्ट लेके आए। तो ये नया प्रोजेक्ट कौन सा लेके आए, नया प्रोजेक्ट लेके आए थे प्रोजेक्ट 17A। देखो प्रोजेक्ट 17A है वो 2003 में नहीं आया है, प्रोजेक्ट 17 है वो 2003 में आया है। प्रोजेक्ट 17 2003 में आया था। अब नया वर्जन निकाल, आईफोन 16 आया था 2003 में।
मान लो 16 आया था 2003 में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 16 आया था 2003 में, तो अभी कौन सा आएगा, 17 आएगा। ये उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है आईफोन 16 अभी आया था, मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ कि आईफोन 16 मान लो 2003 में आया था, तो अभी 16 की जगह 17 आ रहा है, तो वर्जन को अपग्रेड किया जा रहा है। तो वैसे ही प्रोजेक्ट 17 में जो हमने जहाज बनाए थे, ठीक है, जो जहाज का नाम क्या था, फ्रिगेट, ये जहाज़ों के नाम के, जहाज़ों की कैटेगरी होती है जिसे हम फ्रिगेट कहते हैं, वैसी कैटेगरी के नाव बनाए थे। अब हमारा टारगेट है कि इससे ऊपर वाले बनाए, वो जो पुराने थे इससे नए मॉडल वाले बनाए। अब नए में क्या किया जा सकता है, फिर से आते हैं हम प्रोजेक्ट 17A में आते हैं। पहले हमारा प्रोजेक्ट कौन सा था, पहले हमारा प्रोजेक्ट 17 था, अब 17A में आ रहे हैं। 17A में हम क्या करने वाले, पहले हमने 3 जहाज बनाए थे। ये सारी बातें आर्टिकल में नहीं लिखी, आर्टिकल में बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, करेक्ट कह रहे हो, ठीक है। पहले हमने 3 बनाए थे, अब प्रोजेक्ट 17 में हम 7 जहाज बनाएंगे, पहली बात है। दूसरी बात, पहली चीज़ 17 सही है, और 2003 में, और अभी कौन से बना रहे हैं, सही सही कह रहे हो, बीपीएससी करेक्टर सही कह रहे हो आप, और ममता जी आप भी सही कह रहे हो, ठीक है। पहले हमने 3 बनाए थे 17 में, अब लेके आए हैं 17A, जिसमें हम 7 जहाज बना रहे। पहली बात। दूसरी, इसमें हम स्टील्थ टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। अभी स्टील्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है, स्टील्थ टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि इसमें रेडार से आप इसको पकड़ नहीं सकते हो। स्टील्थ टेक्नोलॉजी का मतलब होता है रेडार से उस जहाज को पकड़ नहीं सकते होगे। आपने नाम सुना होगा किसका, रफेल का। आपने अमेरिका का एक जहाज जिसका नाम सुना होगा F-35। ये F-35 क्या है, F-35 है वो एक स्टील कैटेगरी का जहाज है। अब ये स्टील्थ कैटेगरी क्या होती है, स्टील्थ मतलब ये इस प्रकार से इसको डिजाइन किया जाता है, इस प्रकार से इसको बनाया जाता है कि कोई भी रेडार होता है इनको पकड़ नहीं पाता है। रेडार कैसे काम करता है, रेडार इस प्रकार से काम करता है, रेडार सिग्नल भेजता है, कोई भी यहाँ से चीज़ जा रही है ना, उसको ये सिग्नल टकराएगा और वापस आ जाएगा। वापस आएगा तब पता चलेगा भाई आगे कोई चीज़ जा रही है, मूवमेंट कर रही है, तो इसको ट्रैक कर लेगा। परंतु स्टील्थ टेक्नोलॉजी में क्या होता है, स्टील्थ टेक्नोलॉजी में इस प्रकार की चीज़ें यूज की जाती है, इस प्रकार की चीज़ों का उपयोग किया जाता है कि कोई भी रेडार अगर इससे टकराता है, कोई भी रेडार की इसके टकराता है, तो ये रेडार की जो रेडिएशन होती है, कोई भी रेडार होता है उसकी रेडिएशन होती है, जब इससे टकराता है तो ये रेडार की जो रेडिएशन होती है इसको ऑब्जर्व कर लेता है, मतलब सोख लेता है। मान लीजिए ये रेडिएशन, ये जहाज जा रहा था, इसको ये रेडिएशन टकराई तो ये इसको यहाँ से सोख लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, वापस भेजता ही नहीं है। जब वापस भेजेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा कोई चीज़ जा रही है यहाँ पे। तो ये जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी होती है, ये रेडार की जो रेडिएशन होती है उसको ऑब्जर्व कर लेती है, सोख लेती है। समझ में आ गया कैसे काम करता है, रेडार की रेडिएशन को सोख लेता है तो पता ही नहीं चलता है। ये प्रकार की टेक्नोलॉजी उपयोग में ली जाती है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट 17 है उसमें हम इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो टेक्नोलॉजी होगी वो स्टील्थ टेक्नोलॉजी होगी। पहली बात, इसमें हम 7 जहाज बना रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात है इसमें हम स्टील्थ टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, स्टील्थ टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। यहाँ पे देखो इसमें यही लिखा है, ठीक है, भारतीय नौसेना का स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाला। स्टील्थ मतलब होता है जो रेडार के पकड़ में ना आए। फ्रीक्वेंट प्रोजेक्ट, फ्रीक्वेंट का मतलब होता है एक प्रकार के जहाज ही है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी डू नॉट होल्ड एनी रेडार ऑब्जर्व रेडिएशन, करेक्ट। ऑब्जर्व रेडिएशन वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है, और रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो फिर वो वापस आएगी नहीं, और वापस नहीं आएगा तो फिर वो कैप्चर कर नहीं पाएगा, तो वो पकड़ में नहीं आएगा, राइट है, ठीक है। इसके तहत एक ये ना, ये उदयगिरी क्या है, INS उदयगिरी क्या है, INS उदयगिरी है ना, ये एक जहाज है जो हम बात कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट 17A है, उसमें 7 अलग अलग जहाज बनाए जाएंगे। तो एक जहाज का नाम है वो INS उदयगिरी है। ऐसे अलग अलग नाम के जहाज बनाए जा रहे हैं, एक का नाम है INS उदयगिरी, ठीक है। तो ये INS उदयगिरी एक नाम है, जैसे हम 7 जहाज बना रहे हैं उनमें से एक का नाम है वो INS उदयगिरी है। याद रहेगा INS उदयगिरी क्या है, 7 जहाज बना रहे उसमें से एक का नाम है वो INS उदयगिरी है, ठीक है, ये बात याद रहेगी। प्रोजेक्ट नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट 17A क्या है, और उसके बाद में INS उदयगिरी क्या है। प्रोजेक्ट 17 है वो दूसरी स्टील्थ फ्रिगेट होगी, पहली मतलब पहली तीसरी बन चुकी है, पहली ऑलरेडी हम बना चुके हैं, ये दूसरी है, और हाल ही भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। ये वाला जहाज है ये बना के सौंप भी गया है, एक है उदयगिरी बन चुका है और भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। विशेषता क्या होगी इसका, ये फ्रिगेट का अगला संस्करण है,
पहला ऑलरेडी बन चुका है, फ्रिगेंट्स यानी कि जहाज जो होते हैं, पहला 2003 में बन चुका है, ये उसका नेक्स्ट संस्करण है, नेक्स्ट अपडेट वर्जन है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट, स्टेट ऑफ द आर्ट, स्टेट ऑफ द आर्ट क्या होता है, मतलब इस तरीके के हथियार लेके लगे होते हैं इसमें, हथियारों के इस तरीके के सेंसर होते हैं कि ये पहले तो ट्रैक करता है, ट्रैक करके उसको तुरंत उड़ा देता है। पहले ट्रैक करता है कि पनडुब्बी वगैरह कहाँ पे जा रही, ट्रैक करता है, उसको तुरंत उड़ा देता है। इसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी होती है जो कि रेडार से बचाएगी। मल्टी मिशन कैपेबिलिटीज होती है। मल्टी मिशन मतलब हवा में वार कर सकता है, पनडुब्बी पानी में वार कर सकता है, जमीन पे वार कर सकता है। अगर आपको किसी को जमीन पे मारना है तो ही मार सकता है, हवा में किसी को उड़ाना तो ये हवा में ठोक सकता है, और पनडुब्बी को भी मार सकता है। यानी कि तीनों जगह काम कर सकता है, पानी, हवा और जमीन, तीनों जगह ये काम कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड देखने को मिलता है ब्लू वाटर नेवी। ये क्या होता है, ब्लू वाटर नेवी का मतलब क्या होता है? ब्लू वाटर नेवी का मतलब होता है कि पानी में ऐसे इलाकों पर, पानी के ऐसे इलाके, वो एक तो बहुत ज़्यादा दूर है, पानी के ऐसे इलाके, मतलब आप मान लो ये समंदर है, यहाँ तक डीप गहराई में जाना है, या फिर बहुत दूरी तक जाना है और वहाँ पे जाके वॉर करना है, तो डीप वाटर नेवी का भी काम करेगा। बहुत दूर के इलाके जहाँ पर काम करना बहुत ईजी नहीं होता है, वहाँ पर जाके ये काम करेगा। यादव विनय, हेलो जी। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। प्रोजेक्ट 17 याद रह गया, ये पूरा है, एक बार वापस देख लो एग्जाम की दृष्टि से। प्रोजेक्ट का नाम क्या था? प्रोजेक्ट 17 था। ठीक है, अगला संस्करण इसका शिवालिक प्रोजेक्ट 17, पहले 17 था, अब 17A है। पहले खाली 17 था, अब 17A है। इसके तहत क्या बनाया गया है? INS उदयगिरी बनाई गई और 7 और बनाए जा रहे हैं, 7 इसके तहत जहाज बनाए जा रहे हैं। किस प्रकार का है? फ्रिगेंट प्रकार का है और मल्टी रोल है, पानी, हवा, वायु तीनों जगह काम कर सकता है। विशेषता क्या है? स्टील टेक्नोलॉजी है, रेडार के पकड़ में नहीं आएगा और ब्लू वाटर में काम कर सकता है। याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं ना? भूल थोड़ी जाओगे यार, ट्रस्ट कर सकता हूं, नहीं भूलोगे? कैन आई ट्रस्ट यू? आई थिंक आई यस, आई थिंक आई कैन, मुझे विश्वास है कि आप नहीं भूलोगे। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है ऑपरेशन मेलन के बारे में। देखो 3 लाइन याद रखना इस आर्टिकल में, ऑपरेशन मेलन के बारे में 3 लाइन याद रखना है। सबसे पहले ऑपरेशन मेलन किसके द्वारा चलाया गया था? ऑपरेशन मेलन किसके द्वारा चलाया गया है? पहली बात प्रिंस जी, यस, ओके, थैंक यू। ठीक है, ऑपरेशन मेलन है वो किसके द्वारा चलाए गए थे? जहां पर भी बैठे हो, जहां पर भी चिल्ला के बोलो, ऑपरेशन मेलन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा चलाया गया था। जहां पर भी बैठे हो अपनी जगह पे जोर से बोलो, ऑपरेशन मेलन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन मेलन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा चलाया गया है। बोल दिया होगा जोर से। अब एक बार लिख भी लो, अगर बोल दिया तो एक बार लिखो, ऑपरेशन मेलन NCB के द्वारा चलाया गया है। लिखो एक बार, भूल मत जाना, ऑपरेशन मेलन NCB के द्वारा चलाया गया है। लिखा सबने? नहीं लिखा? अभी भी नहीं लिखा है? लिखो, ऑपरेशन मेलन किसके द्वारा चलाया गया है? ऑपरेशन मेलन है वो NCB के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, 2-4 जनों लिखा है, कोई बात नहीं, कमेंट में नहीं तो पेपर पे लिख दो। कमेंट में अगर टाइप लगता है टाइपिंग में तो पेपर पे लिखो, कागज में लिखो, कहीं ना कहीं लिखो। ठीक है, तो ऑपरेशन मेलन है वो किसके द्वारा चलाया गया? NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। बार बार क्यों बता रहा हूँ? भूल जाओगे, इसकी वजह से बता रहा हूँ। तो ऑपरेशन मेलन याद रहेगा, नहीं भूलोगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। किसके लिए चलाया गया, क्यों चलाया गया है? नारकोटिक्स यानी कि ड्रग्स वगैरह होता है ना, उसको पकड़ने के लिए, ड्रग्स वगैरह को पकड़ने के लिए चलाया गया है। सबने लिख दिया ऑलमोस्ट, थैंक यू, सब बहुत अच्छा लिखा आपने। ठीक है, किसके लिए चलाया गया है? ड्रग्स रैकेट को पकड़ने के लिए। अब यहाँ पे देखो कोई फालतू बातें की गई है, इनको याद नहीं रखना है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा एक ड्रग्स रैकेट था, उसका भंडाफोड़ किया गया। देखो आपने नाम सुना होगा मैक्सिको। मैक्सिको में क्या होता है? मैक्सिको ड्रग्स का हब है, सबसे ज़्यादा जो ड्रग्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं वो मैक्सिको के द्वारा ही किया जाता है। मैक्सिमो जैसे पाब्लो एस्कोबार था, वो कहाँ से था? वो कोलंबिया से था। वैसे ये कुछ देश है ना, ये मैक्सिको है, कोलंबिया है, वहाँ पे बहुत बड़े ड्रग्स के कार्टर बने हुए, बहुत बड़े बड़े ड्रग्स के माफिया है। ये लोग क्या करते हैं? ये पूरे वर्ल्ड में ड्रग्स को एक्सपोर्ट करते हैं, भेजने का काम करते हैं। अब जो हमारा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, भारत का है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इन्होंने नोटिस किया, ये सारी मैं फालतू बातें बता रहा हूँ, ये खाली आपको बैकग्राउंड समझाने के लिए, ताकि आप ऐसे कंफ्यूज न हो जाओ चीज़ें क्या चल रही थी। तो क्या हुआ था, भारत में भी ड्रग्स की मात्रा बढ़ गई थी। 2 प्रकार के ड्रग्स इन्होंने भेजे थे। ये ड्रग्स के नाम याद रखना, LSD ब्लॉट्स और दूसरा होता है, ये होता केटामाइन। 2 ड्रग्स थी वो भारत में भेज रहे थे। चलो याद नहीं रहेगा तो भी दिक्कत नहीं है, पर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर कोलंबिया का एक ड्रग्स कार्टर है,
ड्रग्स कार्टेल है, ये इस ड्रग कार्टेल ने क्या किया, ये जो ड्रग्स कार्टेल है इन्होंने क्या किया कि वहाँ से जो भी ड्रग्स होता है कोलंबिया से, जो भी ड्रग्स होता है कोलंबिया से मैक्सिको से, वो भारत में भेज रहा था। दो प्रकार के ड्रग्स भेज रहा था, एक तो था LSD ब्लोट्स, एक ड्रग्स का नाम था LSD ब्लोट्स, दूसरे का नाम था केटामाइन। दो ड्रग्स भेज रहा था भारत में। अब ये जो LSD ब्लोट होता है ना और केटामाइन, इससे क्या होता है, अगर ये कोई ड्रग्स खा लेता है या इसको यूज कर लेता है तो उसको क्या लगता है कि भाई मैं नींद में हूँ, मतलब मैं अलग ही दुनिया में हूँ। आप जो रियलिटी होती है वास्तविकता, उसे भूल जाते हो। अगर आप LSD ब्लोट्स और केटामाइन जैसे ड्रग्स सेवन करते हो, यूज करते हो या इसको खाते हो, तो आपको क्या लगता है, मुस्कान जी करेक्ट सही कह रहे हो आप, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि आप है ना हवा में हो, आप सब कुछ भूल चुके हो, आप अलग ही दुनिया में जी रहे हो, ठीक है। और सेम होता है केटामाइन में, मतलब आपको पता ही नहीं होता आपके साथ हो क्या रहा है। जैसे आपको मतलब किसी ने वो नहीं कर लिया, वो हिप्नोटाइज नहीं कर दिया, वैसे हिप्नोटाइज से आपको लगने लगता है कि भाई मैं हिप्नोटाइज हो गया हूँ, ऐसा इससे हो जाता है। तो इसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा था। नारकोटिक्स ने एक है ना क्या किया, एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन मेलन लॉन्च किया। इसमें क्या किया, नारकोटिक्स के जो बंदे थे ना उनको खुफिया तरीके से भेजा कि भाई आप जाओ कि मेरे को ड्रग्स खरीदना है, आप इस तरीके से जाओ कि मेरे को ड्रग्स खरीदना। जैसे मूवी में दिखाया जाता है ना कि भाई नारकोटिक्स के बंदे होते हैं, वो आम आदमी बन के जाते हैं कि मेरे को ड्रग्स खरीदना, तो वैसे ही ये बिजनेसमैन वगैरह बन के गए कि मेरे को, हाँ सही कह रहे हो, ड्रग्स खरीदना है। तो जैसे ही ये वहाँ पे जाते हैं उनको समझ में आ जाता है ड्रग्स पकड़ने वाला है, तो ये जो पूरा रैकेट था इसका भंडाफोड़ कर देते हैं, पूरे रैकेट को ये पकड़ लेते हैं। तो आपको सिंपल सा क्या याद रखना है, एनसीबी के बारे में याद रखना है कि एनसीबी द्वारा ऑपरेशन मेलन चलाया गया था। ऑपरेशन मेलन किसके द्वारा चलाया गया था, एनसीबी के द्वारा। ऑपरेशन मेलन किसके द्वारा चलाया गया था, एनसीबी के द्वारा, आरसीबी के द्वारा नहीं, एनसीबी के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। ऑपरेशन मेलन एनसीबी के द्वारा चला गया था। अगर आपको इतनी सी लाइन याद है, फिर यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछती है कि ऑपरेशन मेलन किससे संबंधित है, तो अगर एनसीबी आपको नाम भी याद आ गया, एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, तो आप अनुमान लगा लोगे कि अगर एनसीबी ने चलाया मतलब ये किससे संबंधित होगा, ड्रग्स से संबंधित होगा। इसका मतलब है कि ये ड्रग्स से संबंधित होगा। बस इतनी सी बात याद आई तो आप भूलोगे नहीं। फिर LSD क्या काम करता है, LSD होता है वो मतलब आपको ऐसे कर देता है कि आपकी नींद है वो मतलब नींद में रह रहे हो, इस तरीके से काम कर देता है। बस यही सारी बातें इसमें लिखी गई है, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, इतनी चीज़ याद रखोगे बहुत है। नेक्स्ट आर्टिकल है। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये बात की गई है, ये जो रैकेट वगैरह थे मतलब जो भी ड्रग्स बेच रहे थे, ये कैसे पकड़ में नहीं आ रहे थे। हाँ समझ गए, सही कह रहे हो, लॉस मेमोरी और इंक्रीज इमेजिनरी मेमोरी, सही कह रहे हो, LS BPSC क्रैकर, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बात हो रही है डार्क नेट टेक्नोलॉजी का, क्या मतलब होता है इसका। ये जो भी ड्रग्स कार्टेल होते हैं, ठीक है, अब ये ड्रग्स का व्यापार कैसे करते हैं, ड्रग्स का व्यापार करने के लिए पैसे कैसे लेते हैं, इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करते हैं। डार्क वेब टेक्नोलॉजी होती है। डार्क वेब में क्या होता है, आप इंटरनेट पर जाओगे, ऐसी ऐसी वेबसाइट होती है, उसकी सहायता से ये सारा व्यापार करते हैं ताकि इनको कोई ट्रैक ना कर पाए। और ये पेमेंट कैसे करते हैं, पेमेंट के लिए ये लोग हैं वो क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करते हैं ताकि इनको कोई पकड़ ना पाए, ठीक है। तो डार्क वेब टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी का उपयोग किया जाता है ड्रग्स वगैरह को, मतलब ड्रग्स के व्यापार करने के लिए। तो यहाँ पे ये चीज़ें याद रखना। ऑपरेशन मेलन एनसीबी के द्वारा, माध्यम डार्क नेट है, ये ड्रग्स का नाम है और ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो बस ये एक बार इतनी चीज़ें पढ़ लोगे, ये इतना याद रख लोगे, पूरा आर्टिकल आपको याद हो जाएगा। बस इतनी सी चीज़ें याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा कैपेटिव नॉन पब्लिक नेटवर्क के बारे में। कैपेटिव नॉन पब्लिक नेटवर्क होता क्या है, इस आर्टिकल को छोड़ो, आसान भाषा में समझा देता हूँ। एक कंपनी मान लो आप टाटा, एक कंपनी मान लो आप विप्रो, ये क्या है, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है। एक कंपनी, आप में से एक कोई नाम बता दो, क्या आपके नाम पे एक कंपनी रख देते हैं, कोई भी एक नाम बता दो। एग्जाम्पल, ए नाम का जो भी व्यक्ति है उसकी एक कंपनी है। अब ये 3-4 कंपनियाँ हैं। एक कंपनी है जियो, एक है एयरटेल। अब ये जो जियो और एयरटेल है इनके पास में क्या है, इनके पास में खुद की 5G सर्वर है, खुद के 5G सर्वर है। अब ये 5G सर्वर है तो कर क्या लेंगे, मतलब जियो और एयरटेल के पास में खुद की 5G सैटेलाइट है, खुद की 5G सर्वर है। अब इनको कोई भी काम होगा तो ये अपने सैटेलाइट से कर लेंगे, अपने सैटेलाइट से सारा काम मैनेज कर लेंगे, क्योंकि इनके पास में तो खुद के सैटेलाइट है, खुद के सर्वर है। पर तो टाटा के पास में कोई सर्वर नहीं है, ये विप्रो है, इनके पास में कोई सर्वर नहीं। मान लीजिए इन्होंने कोई सर्वर खरीद भी लिया, या आप जो हो ना, ठीक है, आपके पास में तो कोई सर्वर नहीं है। यहाँ पे रीचा जी का मैसेज, रीचा जी को मान लो, तो रीचा जी की कंपनी है। अब रीचा जी के पास में तो कोई खुद का सर्वर नहीं है, छोटी मोटी कंपनी है।
5G सर्वर नहीं है, तो ये अपनी कंपनी को कैसे मैनेज करेंगे? इसके लिए क्या होता है, इसके लिए आप क्या करो, पूरा एक सर्वर ही खरीद लो, 5G का पूरा एक सर्वर ही खरीद लो। अब इस सर्वर की सहायता से क्या होगा, आप अपनी कंपनी को मैनेज कर सकते हो। पहले क्या था, टाटा और जियो को आपको मतलब टाटा और जियो की हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं है, आप एक अलग से सर्वर ही खरीद लो, ठीक है। सर्वर खरीद के अपनी कंपनी को मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि ये कैपेटिव नॉन पब्लिक नेटवर्क, यहाँ पे क्या क्या लिखा है देखो ध्यान से सुनना, शाम को 9 बजे होगी, ठीक है। कैपेटिव, एक वर्ड कैपेटिव है, एक है नॉन पब्लिक। इस वर्ड पे फोकस करो, नॉन पब्लिक मतलब आपने जो ये सर्वर खरीद लिया है ना, इसका उपयोग आपके द्वारा कोई नहीं कर पाएगा। आपने सिंपल भाषा में बताऊं, घर पे एक वाईफाई लगवा दिया, वाईफाई लगवा पर इसका पासवर्ड लगवा दिया है, घर पे एक वाईफाई लगवा दिया और उस पर पासवर्ड लगवा दिया, क्या कोई और उसका उपयोग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि पासवर्ड लगे हुए हैं और वो आपने अपने घर के लिए लगवाए हैं। तो जैसे ही घर के लिए वाईफाई लगवाते हो, उसी प्रकार से क्या होता है, उसी प्रकार से बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने लिए क्या करती है, ये नेटवर्क लगवाती है, कैपेटिव नॉन पब्लिक नेटवर्क लगवाती है। ये कैपेटिव नॉन पब्लिक नेटवर्क में क्या होता है, उनका जो भी 5G नेटवर्क वगैरह लगाया जाता है, इंटरनेट का कनेक्शन लगाया जाता है, इसका उपयोग पब्लिक नहीं कर सकती है, नॉन पब्लिक होते हैं, पब्लिक इसका उपयोग नहीं कर सकती है, ठीक है। वो उनकी कंपनी में जितने भी मेंबर हैं, कंपनी जितनी भी फोकस है, वही एरिया वो उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, वही लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो CNPN क्या है, कैपेटिव नॉन पब्लिक नेटवर्क है। ये एक प्रकार का 5G नेटवर्क मान लो, इसका उपयोग है वो कौन करेगा, वही कंपनी करेगी जिसने इसकी लगाया है, जो इसकी स्थापना करवा रहा है। यानी कि कोई प्राइवेट कंपनी टाटा ने लगाया तो टाटा उपयोग करेगी, या किसी और कंपनी ने लगाया तो वही उपयोग करेगी। आम आदमी जाके और कोई कंपनियां जाके इसका इस्तेमाल नहीं करने की। फायदा क्या है, इनको किसी और पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, ना तो जियो पे डिपेंड रहना है या एयरटेल पे रहना है, ये खुद का नेटवर्क बना के काम करेंगे। अभी ये चर्चा में क्यों आया है, एक डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी DOT यानी कि दूर संचार विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि दूर संचार विभाग है, इन्होंने कहा है कि इस प्रकार का नेटवर्क है वो आप बनाओ। CPNS बार्निंग एनी सर्वर एंड एनी मैनेजिंग कंपनी, हाँ कोई कंपनी है वो खरीद सकती है और कोई कंपनी वो अपने तरह मैनेज कर सकती है, बाहर कोई कंपनी इसको यूज़ नहीं करेगी, खुद के प्राइवेट रूप से इसको उपयोग में लेना है, प्राइवेट कंपनी उपयोग में लेगी, ठीक है। तो अभी दूर संचार विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन है, उनका कहना है कि आप इसको स्थापित कर सकते हो, इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि आप इसको स्थापित कर सकते हो। ये बात इस आर्टिकल में करी गई है, ठीक है। बाकी इसके बारे में यही बात की गई कि वायरलेस सुविधा होती है, कंपनी खुद उपयोग में लेती, जो इन्फॉर्मेशन अभी हमने बात की है वही सारी बातें यहाँ पे लिखी गई है। फायदे क्या होंगे, किसी और पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, खुद का नेटवर्क हुआ, सिक्योर रहेगा, डेटा सिक्योर रहेगा, तो नुकसान भी नहीं होगा, अपने डेटा को एक जगह बचा के रखा जा सकता है, ये इसके फायदे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे CPN पब्लिक नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क क्या होता है, पब्लिक नेटवर्क मतलब वाईफाई मान लो, ऐसी जो बाहर वाईफाई लगे होते हैं जिसका उपयोग सब कर सकते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन पे वाईफाई लगा है जिसका इस्तेमाल सब कर सकते हैं, तो वो पब्लिक नेटवर्क होता है। और CNPN क्या है, CNPN का उपयोग है वो केवल वही कंपनी कर सकती है जिसने इसको लगवाया है, जैसे आपका घर का वाईफाई, ठीक है। तो CNPN घर का वाईफाई है और पब्लिक नेटवर्क है वो पब्लिक वाईफाई है, बस इतनी बात समझ लो, ज़्यादा कुछ मगजमारी करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अभी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, इस आर्टिकल को गोली मारते हैं, अलग से समझते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता क्या है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, मान लीजिए आपके पास में कितने रुपए हैं, ये 5,000 लिख दिए मैंने, 5 लाख रुपए है आपके पास में, कितने रुपए आपके पास में, 5 लाख रुपए हैं। अब आपको क्या करना है, आपके पास में जो 5 लाख रुपए है ना, आप बोलोगे यार मेरे पास पैसे बहुत पड़े हैं, मेरे को FD नहीं करवानी है, मेरे को क्या नहीं करवानी, FD नहीं करवानी, फिर भी मेरे को पैसों को बैंक में रखना है। पहली बात, मेरे पास में 5 लाख रुपए पड़े हैं मतलब बहुत ज़्यादा पैसे हैं। दूसरी बात, मेरे को FD नहीं करवानी है, फिर भी बैंक में रखने हैं। तो आप कहोगे भाई अब तेरे करंट अकाउंट में रख दे, मेरे को प्रॉफिट भी चाहिए इस पर मेरे को प्रॉफिट भी चाहिए, मेरे को FD नहीं करवानी है, मेरे को प्रॉफिट भी चाहिए, मेरे को बैंक में भी रखने हैं और मेरे पास पैसे भी ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में मैं क्या करूँगा, ऐसी स्थिति में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का उपयोग किया जाएगा। अभी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता क्या है, ये एक बैंक है, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है जिनका मान लेते हैं कोई भी नाम है, राजेश जी नाम है इनका नाम है राजेश। राजेश जी के पास में बहुत पैसे हैं, अभी इनके पास में 5 लाख रुपए पड़े हैं। राजेश जी गए बैंक के पास में, बैंक को बोले
मेरे को एफडी नहीं करवाने का है, मेरे को करंट अकाउंट में नहीं रखना है। अब मेरे को बताओ मैं पैसे किस प्रकार से सेव करूं ताकि मेरे को ब्याज भी मिले, यानी कि मेरे को फ़ायदा भी मिले, और साथ ही साथ में जब मैं चाहूँ तब मेरे पैसे निकाल सकता हूँ वापस। ऐसी मेरे को कोई सुविधा बताओ। बैंक बोलती भाई तू एक काम कर राजेश जी, आप एक काम करिए, आप है ना ये ले लो, क्या ले लो आप है ना, एक बात मानो कि आप ये 5 लाख रुपए है ना, अभी 5 लाख रुपए, इसके बदले में आपको मैं एक सर्टिफिकेट देती हूँ। बैंक क्या बोलेगी, ये आपने 5 लाख रुपए जमा करवाए हैं, इसके बदले में मैं आपको एक सर्टिफिकेट देती हूँ। ठीक है, आप बोलोगे सर्टिफिकेट दे, तो सर्टिफिकेट में क्या लिखा होगा, सर्टिफिकेट में अब लिखा होगा कि ये जो 5 लाख रुपए है वो मैंने खरीदे हैं कितने में, 4,90,000 में खरीदे हैं। एक बार यहाँ पे फिर से आ जाओ, ये है वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे बात की जा रही है कि बैंक है वो किससे खरीद रही है, आम आदमी से खरीद रही है। बैंक है वो आम आदमी से खरीद रही है, क्या खरीद रही है, बैंक है वो आम आदमी से पैसे ले रही है, बदले में क्या दे रही है, बदले में इनको एक सर्टिफिकेट दे रही है। शायद आपको कन्फ्यूजन हो रही, समझ नहीं आ रही है, दोबारा मैं बताता हूँ, दोबारा बताता हूँ। यहाँ पे देखो बैंक है, यहाँ पे एक आम आदमी है, एक बैंक है एक आम आदमी है। अब एक आम आदमी बैंक को पैसे जमा करवाएगा, बदले में बैंक है वो इसको एक सर्टिफिकेट देगी। अब ये सर्टिफिकेट में क्या लिखा होगा, सर्टिफिकेट में ये लिखा होगा इस व्यक्ति ने ये 5 लाख रुपए जमा करवाए हैं, मतलब ये जो सर्टिफिकेट लिखा होगा ये 5 लाख रुपए का होगा, परंतु लिए कितने जाएंगे, लिए जाएंगे इससे 4,90,000 रुपये। आप कन्फ्यूज हो गए होंगे, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। मैं आपके पास में आया, ठीक है, आपके पास में आया, मैं आपको बोलूँगा भाई एक काम करो, आप मेरी बात सुनो, मेरे को है ना आप 5 लाख रुपये दे दो, बदले में क्या करोगे आप, बदले में मैं क्या करता हूँ, बदले में आपको 5 लाख रुपये का सोना दे देता हूँ कि भाई ये 5 लाख का सोना है, ये 5 लाख का सोना लो, बदले में आप मेरे को क्या करो, ये हाँ एक मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, उपयोग कैसे होता है वो समझा रहा हूँ मैं। ये कितना जोर से बोल रहे हैं यार, धीरे बोल थोड़ा, थोड़ा धीरे बोल, ठीक है। तो ये एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, मनी मार्केट मतलब पैसों का लेन देन करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। उपयोग कैसे होता है, मैं आपके पास में आया, मैं बोलूँगा भाई 5 लाख रुपए आप मेरे को दे दो, बदले में आप 5 लाख का सोना पकड़ लो। तो आप बोलोगे मेरा फ़ायदा क्या है, 5 लाख तू मेरे को दे रहा है, मतलब सोना दे रहा है, बदले में 5 लाख रुपये ले रहा है, मेरा फ़ायदा क्या है। मैं आपको बोलूँगा तू 5 लाख का सोना पकड़, बदले में मेरे को 4,90,000 दे दे, बदले में क्या करना है, 4,90,000 देने हैं, और सोना 5 लाख का पकड़ लो, आपका फ़ायदा हो गया। जब फिर मैं वापस मेरा सोना लेने आऊँगा 1 साल के बाद में, 6 महीने के बाद में, 3 महीने के बाद में, जब मैं मेरा वापस सोना लेने आऊँगा तब क्या करूँगा, तब आपको पूरे 5 लाख रुपए दूंगा, मतलब आपको 10,000 का फ़ायदा लेना। 5 लाख का सोना था आपने 4,90 में लिया था, 5 लाख का सोना है वो आपने 4,90,000 में लिया था, और मैंने वापस जब मेरे से लिया आपने, मैंने वापस जब मेरा सोना आपसे खरीदा तब कितने में खरीदा है, तब वो मैंने खरीदा 5 लाख में खरीदा, मतलब आपको 10,000 का फ़ायदा हो गया है। अब आते हैं इसके ऊपर, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे बैंक थी, एक आदमी था वो 5 लाख रुपए लेके आए, 5 लाख रुपए बैंक को बोला मैं आपको दे देता हूँ, बदले में क्या करो, बदले में बैंक इसको सर्टिफिकेट देती है। बट ये जो सर्टिफिकेट दिया था ना, ये सर्टिफिकेट यहाँ पे 5 लाख लिखे थे, आदमी ने कितने दिए, आदमी ने 4,90,000 दिए हैं। जब ये आदमी अपने पैसे वापस लेने को जाएगा, ये सर्टिफिकेट बैंक को देगा और पैसे वापस लेगा, तब बैंक इसको 5 लाख रुपए देगी, इस आदमी को 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये क्या बात कर रहे हैं हम सिंपल सी ये बात कर रहे हैं कि इसमें क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में ये जो है ना खरीदा किस पे जाता है, खरीदा जाता है डिस्काउंट वैल्यू पर खरीदा जाता है। ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है, ये जो बैंक देती है वो डिस्काउंट पर देती है, और जब खरीदती है वापस खरीदती है वो फेस वैल्यू पे खरीदते हैं, यानी कि डिस्काउंट पे 5 लाख का था, 4,90,000 में दिया, जब वापस लेगी तब फेस वैल्यू यानी कि 5 लाख पर देगी। इसे कहा जाए बेचना, मतलब किस पे, डिस्काउंट वैल्यू पर, डिस्काउंट में आपने बेचा है, जब वापस खरीदा है वो फेस वैल्यू पे खरीदा है, हकीकत की वैल्यू पे खरीदा है। 100 रुपये की नोट थी, खरीदी कितने में थी, 90 रुपये में खरीदी थी, मतलब 100 रुपये की नोट थी, एक व्यक्ति ने ली थी 90 रुपये में, जब ये वापस देगा तब 100 पे देगा, क्योंकि 100 का लिखा है इसके ऊपर। तो ऐसा समझ लो कि जब बैंक है वो 5 लाख रुपये ले रही है, बैंक 5 लाख रुपये ले रही है, तो वो डिस्काउंट रुपये पे ले रही है, डिस्काउंट वैल्यू पे ले रही है, जब उसको वापस खरीदेगी तब वो फेस वैल्यू पे खरीदेगी, तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा। अब बैंक ऐसा क्यों करती है, क्योंकि बैंक के पास में पैसे आ जाते हैं, बैंक इसी वजह से करती है। बैंक के पास में पैसे आएंगे डिपॉजिट में, तो बैंक किसी और को लोन में देगी, तो बैंक का प्रॉफिट हो जाएगा। लोग ऐसा क्यों करते हैं, लोग को फायदा हो जाता है कम समय में, जैसे कि आपके पास में 5-6 महीने के लिए पैसे पड़े, तो एफडी करवाने में नाटक बहुत आते हैं, तो आप क्या करोगे,
ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट खरीद लोगे, बदले में आपको कुछ टाइम के लिए बेनिफिट हो जाएगा, बैंक को भी बेनिफिट हो जाएगा, आपको भी बेनिफिट हो जाएगा। परंतु एक चीज़ याद रखना, याद क्या रखना है, यूपीएससी या पीसीएस क्वेश्चन पूछ सकती है, क्या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो सब सारी जो फाइनेंशियल बैंक या बैंक मान लो, नॉन बैंक मान लो, सारे के सारे इश्यू कर सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट केवल बैंक ही इश्यू कर सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो होता है, सीडीएस होता है, वो केवल और केवल बैंक इश्यू कर सकते हैं, सब लोग इसे इश्यू नहीं कर सकते हैं। सब लोग मतलब आप मान लोगे कि पेमेंट बैंक है, क्या वो इश्यू कर पाएगी? वो नहीं कर पाएगी। तो इसको केवल कॉमर्शियल जो बैंक होती है, बड़ी बैंक होती है, पीएनबी है, एसबीआई है, वही इसको इश्यू कर सकती है। कोई भी छोटा मोटा जो भी फाइनेंस बैंक वगैरह होती है वो इसको इश्यू नहीं कर सकती है। ठीक है, सीडीएस को। अच्छा, मजा आ गया क्या? ठीक है, इसे कौन जारी करता है? इसे जारी किया जाता है कॉमर्शियल बैंक के द्वारा। जैसे कि आरआरबी है, लोकल एरिया बैंक है, ये इसको जारी नहीं करेगी। कॉमर्शियल बैंक होती है, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक लाइक एसबीआई है, पीएनबी है, जो बड़ी बैंक होती है वो इसको इश्यू करती है। ठीक है, ये एक प्रकार का मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। मनी मार्केट मतलब पैसों का लेन देन करने का इंस्ट्रूमेंट है। आप पैसे को दे भी सकते हो, ले भी सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। आरबीआई इसमें रेगुलेट करने का काम करती है। व्यक्ति है, कंपनियां हैं, ट्रस्ट है, ये सारी चीज़ें हैं वो ले सकती है। ठीक है जी, ये 3 चीज़ इन्फॉर्मेशन याद रखना, बाकी चीज़ें तो याद रखने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है। सेल इन द डिस्काउंट वैल्यू, बाइंग इन द फेस वैल्यू, करेक्ट, बिल्कुल सही लाइन है। ये लाइन आप लिख के आ जाओ मेंस में तो क्या प्रीलिम में लिखना तो क्या होता है, उत्तर दे दो, काम हो जाएगा। इतनी चीज़ याद रखनी होती है। बाकी ये चीज़ें फालतू है कि कितना खरीदना कितना बेचना, ये काम की चीज़ है नहीं वैसे भी। और यहाँ पे ये सारी बातें लिखी गई। ट्रेजरी बिल क्या होता है? ट्रेजरी बिल क्या होता है? वो भी गवर्नमेंट के द्वारा डिस्काउंट पे खरीदा जाता है और वापस बेचा जाता है और खरीदा जाता है फेस वैल्यू पे, तो ये ट्रेजरी बिल होता है। कॉमर्शियल पेपर भी इस टाइप के होते हैं जो आपने इकोनॉमी में पढ़े भी होंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा क्वाड के बारे में। क्वाड में क्या हुआ है? 2 लाइन का आर्टिकल है। क्वाड का क्या 2 लाइन का आर्टिकल? आर्टिकल क्या है कि क्वाड की अभी मीटिंग हुई है। कहाँ पर ये मीटिंग हुई है? वॉशिंगटन डीसी में हुई है। क्वाड की अभी वॉशिंगटन डीसी में मीटिंग हुई है, इतनी सी इन्फॉर्मेशन याद रखना। ठीक है, शांति समझौते स्वतंत्रता पर बात होती है, ये सारी चीजें याद नहीं रखना। क्वाड की मेंबर कौन कौन से देश है? एक बार प्लीज कमेंट में बता दो, क्वाड की मेंबर कौन कौन से देश है? क्वाड में कौन कौन से देश शामिल है? एक बार ये बता दो कमेंट में। क्वाड में यूएसए है पहला, दूसरा कौन है? जापान है, तीसरा कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, चौथा कौन है? भारत है। 4 देश है, याद रख लेना। जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, भारत। जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, भारत, 4 देश से याद रखना, ज़्यादा चीज़ें याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 4 देश याद रखोगे, ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। उद्देश्य क्या है? इंडो पैसिफिक में शांति स्थापित करना। इंडो पैसिफिक रीजन में शांति और स्थिरता बनाए रखना, आक्रामकता और प्रभाव को कम करना। चाइना का जो आक्रामकता है, एग्रेसिव नेचर है, उसको कम करना, उसको सुरक्षित करना, बैलेंस करना। ठीक है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन के बारे में आर्टिकल है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन के बारे में ये आर्टिकल है। स्थापना कब की गई थी इसकी? 2011 में इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत इसकी स्थापना की गई थी 2011 में। एक लाइन याद रहेगी, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? इसको जल्दी जल्दी क्यों बता रहा हूँ, 2 लाइन के आर्टिकल है। स्थापना 2011 में राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत इसकी स्थापना की गई थी। काम क्या करेगा? हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी का परियोजना होती है, रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि जो नवीनीकरणीय ऊर्जा होती है, उसकी जो भी योजना होती है उसको बढ़ावा देगी। कौन से मंत्रालय के तहत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल, मिनिस्ट्री होती है ना, रिन्यूएबल मिनिस्ट्री, जो नवीन और नवीनीकरण मंत्रालय, उसके अंतर्गत ये आता है। 2011 में स्थापना की गई है। राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत स्थापना की गई है। रिन्यूएबल एनर्जी की जो स्कीम होती है उसको बढ़ावा देगी और नवीन और नवीनीकरणीय मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। 4 लाइनें याद रखना इस आर्टिकल के बारे में, बाकी बातें याद रखने की आवश्यकता है नहीं वैसे भी। ठीक है, इतनी याद रखोगे बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल किसके बारे में भाई, वो भी देख लेते, 1 मिनट, कहाँ गया? अगला आर्टिकल है थाईलैंड के बारे में। थाईलैंड का मैप देखो, ये है थाईलैंड का मैप, ये थाईलैंड है। कौन कौन से देशों से सीमा लग रही है? यहाँ पे एक देश आता है कंबोडिया, यहाँ पे एक देश आता है लाहौस, यहाँ पे एक देश आता है म्यांमार, यहाँ पे एक देश आता है मलेशिया। 4 देशों से सीमा लगती है इसकी। यहाँ पे गल्फ ऑफ थाईलैंड है, गल्फ ऑफ थाईलैंड है। यहाँ पे अंडमान सी है, ये इसकी लोकेशन है, याद रखना। थाईलैंड की बाउंड्री किन किन देशों से लगती है? म्यांमार से लगती है, और किससे लगती है? कंबोडिया से लगती है, और किससे लगती है? नीचे मान लो कंबोडिया, ऊपर म्यांमार, यहाँ पे लाओस और नीचे मलेशिया। 4 देशों से इसकी बाउंड्री लगती है। बस इतनी इन्फॉर्मेशन थाईलैंड के बारे में याद रखना। इसकी राजधानी कहाँ है? बैंकॉक में इसकी राजधानी है। तो ये आज के आर्टिकल डिस्कशन था, ये आज का करंट अफेयर डिस्कशन था। करंट अफेयर के डिस्कशन में इतना ही था।
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।